51 सेव हिम। स्टीवन ने ध्रुव को एक बंदूक दी और फिर ध्रुव वहां से चला गया। कैल्की द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। ध्रुव बाहर आने के बाद उस जगह जाने की सोचने लगा जहां ये सब शुरू हुआ था, जहां वो इन लोगों से पहली बार मिला था। कुछ देर में ही ध्रुव निशिका के कॉलेज के पास आ गया। ध्रुव ने देखा कि वहां पर अब कोई नहीं बैठा है जहां रंगा था। ध्रुव ने एक मास्क पहन लिए ताकि उसको वहां कोई पहचाने ना। फिर ध्रुव ने सब जगह को अच्छे से देखना शुरू कर दिया, लेकिन ध्रुव को वहां कुछ नहीं मिला। पुलिस ने पहले ही वो जगह अच्छे से देख ली थी और वहां से काफी कुछ भी ले गए थे। ध्रुव ने खुद से कहा यहाँ देखने से कुछ नहीं होगा, यहाँ जो कुछ था वो पुलिस ने ले लिए है। जैसे ही ध्रुव वहां से जाने लगा तो उसकी नज़र एक कैमरे पर गई। ध्रुव ने सोचा शायद इसमें कुछ मिल जाए। फिर ध्रुव उस दुकान में गया जहां कैमरा लगा हुआ था। ध्रुव ने उस दुकानदार से कहा मुझे इस कैमरे की फुटेज देखनी है, लड़ाई वाली। उस दुकानदार ने ध्रुव से कहा तुम कौन हो और मैं तुमको ये क्यों देखने दूँ। ध्रुव ने एक बार सोचा और उस दुकानदार से झूठ बोलते हुए कहा मैं पुलिस से। इतना बोलकर ध्रुव ने अपनी बंदूक उसके सामने रख दी। उस दुकानदार ने डरते हुए कहा ऐसा बोलो ना कि आप पुलिस में हो, लो देख लो मैंने कौन सा रोका है। फिर दुकानदार ने उस टाइम की फुटेज चला दी। ध्रुव एक एक चीज़ अच्छे से देख रहा था, लेकिन उसमें भी ध्रुव को कुछ नहीं मिला। फिर ध्रुव ने उस दुकानदार से उस वीडियो की एक कॉपी ली और दूसरी दुकानदार से भी कैमरे देखने के लिए बोला दिया। ध्रुव ने वहां जितने कैमरे लगे हुए थे वो सब एक एक करके देखे और साथ में उनकी एक एक कॉपी अपने साथ ले ली। ध्रुव जैसे ही वहां से जाने लगा इतने में उसको एक आवाज़ आई, ध्रुव रुको। जब ध्रुव ने पीछे देखा तो वहां रानी और कबीर खड़े हुए थे। फिर ध्रुव ने इधर उधर देखा और फिर ध्रुव ने कबीर और रानी को एक कोने में ले गया। ध्रुव ने उनसे कहा तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। इतने में कबीर ने उसका जवाब देते हुए कहा हमारी छोड़ो, मैंने तुमको बोला था कि कोई गलत काम करने की मत सोचना। फिर तुम जेल से क्यों भागे, अब तुमको बचाना और भी मुश्किल हो गया है। ध्रुव ने कहा मैं जानता हूँ, लेकिन मैं अंदर रुककर कुछ नहीं कर सकता था और अब मैं काफ़ी कुछ कर सकता हूँ। मुझे पक्का पता है उनको मैंने नहीं मारा। जब लड़ाई हुई थी तब मैंने उनको घायल ही किया था, लेकिन वो मर कैसे गए ये समझ नहीं आ रहा। रानी ने कहा हमें नहीं पता वहाँ क्या हुआ था, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं इस लड़ाई में, तुम अकेले नहीं हो। ध्रुव ने खुशी से कबीर और रानी को देखा और उनके गले से लगकर बोला अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ और बच सकता हूँ। उसके बाद रानी ने कहा ये जगह ठीक नहीं है, चलो मेरे साथ। फिर रानी ध्रुव और कबीर के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से चली गई। जाते हुए ध्रुव ने कबीर से पूछा निशिका कैसी है। कबीर ने कहा उसको होश आ गया है और अब वो ठीक है, कुछ देर पहले ही मोहित से बात हुई थी। चलो अच्छी बात है, वो ठीक है। तो वैसे रानी हम कहाँ जा रहे हैं, ध्रुव ने कहा। रानी ने कहा हम हमारे फार्म हाउस पर जा रहे हैं, वही देखेंगे कि आगे क्या करना है। कुछ ही देर में ध्रुव रानी के फार्म हाउस पर आ गए थे। ध्रुव ने कुछ देर आराम किया और फिर सबके साथ बैठकर आगे क्या करना है वो सोचने लगा। कबीर ने कहा चलो एक मिशन शुरू करते हैं, ध्रुव को कैसे बचाए। जब कबीर ने ये कहा तो ध्रुव और रानी ने एक बार उसको देखा और कुछ नहीं कहा। फिर ध्रुव ने कहा मैंने कॉलेज के पास जितने भी कैमरे थे उन सब की फुटेज देख ली और उनसे एक एक कॉपी भी ले आया, तुम भी देख सकते हो। लेकिन इसमें मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं मिला, बस इससे इतना पता चल रहा है कि मैंने उनको ज़्यादा नहीं मारा है। रानी ने कहा मैंने पता किया था कि जो लोग मरे हैं उनका पोस्टमार्टम कल होगा और उसके बाद उनको उनकी फैमिली को दे दिया जाएगा। हमें जो भी करना है पोस्टमार्टम से पहले करना होगा। ध्रुव ने कहा हम कल सुबह ही पहले हॉस्पिटल जाएंगे और देखेंगे कि उनकी मौत कैसे हुई है, शायद वही हमें कुछ मिल जाए। लेकिन ध्रुव अगर हम वहां गए और हमको वहां कुछ मिल भी गया तो भी ये काफ़ी नहीं होगा, हमें कुछ और भी सोच कर चलना होगा। कबीर ने कहा मैंने पहले ही सोच लिए है, इस काम के बाद हम चौथे आदमी के पास जाएंगे। मैंने वहां 4 को मारा था जिसमें से 3 मर गए, लेकिन एक अभी भी जिंदा है और मुझे लगता है कि वो कुछ बता सकता है। ध्रुव ने कहा जिसके कारण ये सब शुरू हुआ था वो कहाँ है, रानी ने पूछा। उसका कुछ पता नहीं, वो हॉस्पिटल से गायब हो गया था और अब पता नहीं कहाँ है। अगर इससे भी कुछ नहीं मिला तो हम उसके पास ही जाएंगे, ध्रुव ने कहा। इतने में कबीर ने कहा कल के लिए इतना काफ़ी है ध्रुव, अब तुमको आराम करना चाहिए, तुमको भी काफ़ी चोट आई थी। फिर ध्रुव ने वही खाना खाया और फिर रानी ने ध्रुव को दवा दी और उसके बाद ध्रुव सो गया। ध्रुव के सोने के बाद कबीर ने रानी से कहा अब तुमको भी आराम करना चाहिए, कल का दिन काफ़ी लंबा होने वाला है। रानी ने हाँ मैं जवाब दिया और वहाँ से चली गई। रानी को ध्रुव मिल गया था। उसके बाद रानी ध्रुव को अपने फार्म हाउस पर ले गई। फिर ध्रुव ने कबीर और रानी के साथ मिलकर कल क्या करना है ये सोचा और फिर आराम करने के लिए चले गए। अगले दिन सुबह जल्दी ही ध्रुव उठा और रानी और कबीर के साथ वहाँ से निकल गया। वही काजल भी निशिका के पास आ गई थी। पहले काजल ने निशिका से पूछा कि वो कैसी है। निशिका ने कहा अब मैं पहले से ठीक हूँ, लेकिन मुझे यहाँ कौन लेकर आया था और ध्रुव कैसा है, कल मैं ये पूछ नहीं पाई थी, अब बता। काजल ने एक उदासी भरी आवाज़ से कहा जितनी चोट तुमको लगी थी उतनी ही ध्रुव को भी लगी थी, फिर भी ध्रुव तुमको उठाकर हॉस्पिटल में लाया और यहाँ के सारे बिल भी दिए। डॉक्टर ने ध्रुव का इलाज तो कर दिया था, जब हम तुम्हारे उतने का इंतजार कर रहे थे तभी पुलिस ने ध्रुव को पकड़ लिए। ये सुनते ही निशिका ने हैरानी से पूछा क्या ध्रुव को पुलिस ने पकड़ लिए, लेकिन क्यों? निशिका ने पूछा।
काजल ने बताना शुरू किया, ध्रुव जिनसे वहां लड़ रहा था उनमें से 3 लोगों की मौत हो गई है, इसलिए ध्रुव पर उनके खून का आरोप लगा है। ये सुनने के बाद तो निशिका की आंखों से आंसू आ गए और फिर निशिका ने रोते रोते ही कहा, मेरी वजह से ध्रुव की पूरी लाइफ खराब हो गई। ध्रुव कहाँ है? मुझे ध्रुव से मिलना है। काजल ने कहा, अभी तो मुझसे नहीं मिल सकती, ध्रुव जेल से भाग गया है और अब वो कहाँ है ये किसी को नहीं पता। जहां काजल निशिका को ध्रुव के बारे में बता रही थी वही सोनम डैनी के पास आए और उसने कहा, ध्रुव को जेल से निकले हुए इतना टाइम हो गया है, तुम उसको ढूंढ क्यों नहीं रहे? डैनी ने गुस्से से सोनम को देखा और कहा, तुमको और कोई काम नहीं है क्या जो सुबह सुबह ही आ जाती हो? ऐसा भी क्या किया है उसने? पहले ही सब उसके पीछे पड़े हैं, अगर उसको पुलिस ने पकड़ा तो जेल और रंगा ने पकड़ा तो ऊपर उसका बचना तो मुश्किल है। 1 मिनट, तुमने कहा रंगा भी उसको ढूंढ रहा है, लेकिन रंगा है कहाँ? सोनम ने पूछा। डैनी ने कहा, कुछ टाइम पहले वो मुझे मिला था और उसने कहा था कि वो अपना बदला ध्रुव से लेगा, उसको तफा तफा के मरेगा। मैंने उसको ऐसा करने से रोका भी था लेकिन वो नहीं मना और यहाँ से चला गया। अब वो ध्रुव को ही ढूंढ रहा है। एक खाली गोदाम में 10-15 लोग हथियारों के साथ खड़े हुए हैं और उनके बीच में रंगा बैठा है। रंगा के सर पर अभी भी चोट का निशान है। रंगा ने अपने आदमियों से कहा, तुम सब जाओ और ध्रुव को ढूंढो और उसको जिंदा मेरे पास लेकर आओ, उसको मैं अपने हाथों से मारूंगा। तुम सब उसके हाथ पैर तोड़ सकते हो लेकिन उसको मरने का काम नहीं करूंगा। अब जाओ और ढूंढो ध्रुव को। रंगा ने अपने आदमियों से कहा, तुम सब जाओ और ध्रुव को ढूंढो और उसको जिंदा मेरे पास लेकर आओ, उसको मैं अपने हाथों से मारूंगा। तुम सब उसके हाथ पैर तोड़ सकते हो लेकिन उसको मरने का काम नहीं करूंगा। अब जाओ और ढूंढो ध्रुव को। फिर रंगा के सभी आदमी वहां से चले जाते हैं। इसी टाइम एक गाड़ी हॉस्पिटल के सामने रुकती है, उसमें से 3 लोग नीचे आते हैं जिसमें से एक ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा है। ये मास्क वाला ध्रुव है। ध्रुव ने रानी और कबीर से कहा, अपने फ़ोन ऑन रखना और बड्स लगाए रहना और साथ में बात करते रहना। कबीर और रानी ने हाँ मैं जवाब दिया और ध्रुव के पास आकर खड़े हो गए। ध्रुव ने कहा, जैसे ही कोई प्रूफ मिले जिससे मैं बच सकता हूँ तो मुझे बता देना, अब हम अलग अलग जाकर पता करेंगे। फिर ध्रुव हॉस्पिटल के अंदर की ओर जाने लगता है और रानी और कबीर भी अलग अलग चले गए। ध्रुव ने अंदर देखा कि वहां काफी लोग थे और कुछ हवलदार भी वहीं घूम रहे थे। ध्रुव उनसे बचते हुए अंदर घूमने लगा। ध्रुव सब जगह को अच्छे से देख रहा था लेकिन उसको वहां भी कुछ नहीं मिला। फिर ध्रुव पोस्टमार्टम रूम की तरफ जाने लगा। जैसे ही ध्रुव वहां गया तो वो रुक गया क्योंकि वहां 2 डॉक्टर खड़े थे और कुछ बात कर रहे थे। ध्रुव उनको देखते ही समझ गया था कि उन तीनों का पोस्टमार्टम यही करने वाले हैं। ध्रुव ने सोचा कि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे जो भी करना है जल्दी करना होगा। एक बार ये डॉक्टर अंदर चले गए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जहां ध्रुव पोस्टमार्टम रूम के अंदर जाने की सोच रहा था वहीं रानी उस जगह आ गई थी जहां वो चौथा आदमी था। रानी ने ध्रुव से कहा, हेलो ध्रुव, मैं यहां आ गई हूं। इस कमरे के बाहर 2 हवलदार खड़े हैं, अब इनको कैसे दूर करूं? ध्रुव ने कहा, तुम कुछ मत करो, अब जो करना है कबीर करेगा, मैंने उसको यही काम दिया है। रानी ने पूछा, ऐसा क्या काम दे दिया तुमने उसको और मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने भी ये सुबह ही सोचा और हमारे प्लान को थोड़ा बदल दिया। अब कबीर वो करेगा जो उसको करना है, उसके बाद हमको एक मौका मिलेगा जिससे हम पता कर सकते हैं। मैं जल्दी से इन तीनों को देखकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा और फिर हम उससे पूछा पाएंगे कि इन सब के पीछे कौन है। ध्रुव ने कहा और अपने सामने डॉक्टर को देखने लगा। फिर ध्रुव ने कबीर को कहा, कहाँ रह गया भाई, तेरे काम के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, जल्दी कर। कबीर ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था ये काम मुझको मत दे, बस मैं छत पर जाने ही वाला हूँ, बस 1 मिनट और। अच्छा सुन, काम होते ही वहां से जितनी दूर जा सकता है चले जाना, हमारा इंतजार मत करना, ध्रुव ने कहा। 52 ट्रैप्ड। ध्रुव हॉस्पिटल में आ गया था। फिर ध्रुव ने रानी को चौथे आदमी पर नजर रखने के लिए भेजा और खुद पोस्टमार्टम रूम के पास चला गया। कैल्की द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। दूसरी तरफ ध्रुव ने कबीर को छत पर भेज दिया। कुछ ही देर में कबीर ने कहा, मैं छत पर आ गया हूँ, अब मैं अपना काम शुरू करता हूँ। फिर ध्रुव ने उसको वो करने के लिए बोला तो कबीर ने ध्रुव की बंदूक हाथ में ली और उसको हवा में करते हुए बोला, ध्रुव तेरी दोस्ती क्या क्या करेगी? ये बोलकर कबीर ने फायर कर दिया। एक जोरदार आवाज चारों ओर गूंज गई। हॉस्पिटल में भी सभी इधर उधर देखने लगे। इतने में एक बार फिर से वही आवाज आई। इतने में नीचे खड़े हवलदार ने माइक पर कहा, सर हॉस्पिटल में गोली चल रही है। ध्रुव ने देखा कि जो डॉक्टर पोस्टमार्टम रूम के बाहर खड़े थे वे भी बाहर की ओर चले गए हैं। ध्रुव उनकी देखकर खुश हुआ और जल्दी से अंदर चला गया। ध्रुव ने अंदर जाने के बाद देखा कि अंदर 3 लोगों की लाश पड़ी है और ये वही है जिनको ध्रुव ने मारा था। फिर ध्रुव उनके पास गया और उनको ठीक से देखने लगा। ध्रुव ने एक बार उनको देखते ही कहा, मुझे पता था इनको किसी और ने मारा है, इनके घाव देखकर लग रहा है कि किसी ने इनको बांध कर मारा है। फिर ध्रुव ने अपना कमरा निकला और उनकी फ़ोटो लेने लगा। ध्रुव ने जल्दी जल्दी उन तीनों की कुछ फ़ोटो ली, फिर उस कमरे से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ छत पर कबीर गोली चलने के बाद इतनी आवाज़ सुनकर घबरा गया। कबीर ने देखा कि सीढ़ियों से पुलिस ऊपर की तरफ आ रही है। फिर कबीर को याद आया कि ध्रुव ने सुबह उसको क्या बोला था। ध्रुव ने सुबह कहा, अच्छा कबीर, प्लेन थोड़ा बदल दिया है, अब तुमको रानी के साथ नहीं जाना बल्कि छत पर जाना है और इस बंदूक से 2 बार गोली चलानी है।
कबीर ने उस बंदूक को देखकर कहा, ये बंदूक तुम्हारे पास कहाँ से आई, बताओ मुझे। फिर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, एक लंबी कहानी है, अब ये लो और जो बोला है वो करो। जैसे ही कबीर जाने लगा तो ध्रुव ने कहा, एक मिनट, जब तुम गोली चलोगे तो तुम वहां से निकलोगे कैसे? ये तो सुन लो, तुम सीढ़ियों से नहीं जा पाओगे। गोली की आवाज़ सुनकर पुलिस छत की ओर आएगी, इसलिए तुमको हॉस्पिटल की छत पर एक लंबी रस्सी लेकर जाना और गोली चलने से पहले वो किसी अच्छी जगह बांध कर उसको नीचे लटका देना और गोली चलते ही उस रस्सी से नीचे उतर के वहां से चले जाना। और ये काम करने से पहले अपने चेहरे पर एक मास्क लगा लेना। फिर कबीर ने हाँ मैं जवाब दिया और वहां से चला गया। जब गोली चलने के बाद कबीर ने पुलिस को देखा तो कबीर जल्दी से रस्सी की तरफ गया और उससे नीचे उतरने लगा। नीचे जाने के बाद कबीर एक रिक्शा में बैठकर वहां से निकल गया। वहां रानी गोली की आवाज़ सुनकर डर गई। रानी ने ध्रुव से पूछा, ये गोली किसी ने चलाई है? तो ध्रुव ने कहा, ये हमारे प्लेन में था, ये गोली कबीर ने चलाई है पुलिस वालों को हटाने के लिए। फिर रानी ने देखा तो वो हवलदार वहां नहीं थे। फिर रानी उस कमरे की तरफ जाने लगी। रानी ने अंदर जाने के बाद देखा कि वहां एक आदमी बेड पर लेटा हुआ है और उसको काफ़ी पट्टी लगी हुई है। रानी ने कहा, ध्रुव तुमने इसको इतना मारा है, इसकी हालत तो काफ़ी ख़राब हो गई है। इतने में रानी के पीछे से आवाज़ आई, तुमको लगता है कि मैं ऐसा करूँगा? रानी घबरा गई और जल्दी से पीछे देखने लगी। पीछे ध्रुव खड़ा था। फिर रानी ने लंबी सांस ली और कहा, ध्रुव तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, ऐसा कौन करता है, बता के नहीं आ सकते थे? ध्रुव उसके पास गया और बोला, मुझे माफ़ करना, अब इसको देख ले। जब ध्रुव उस आदमी के कमरे में गया, बाहर से एक आदमी ने अपना फ़ोन निकला और रंगा को कर दिया। उस आदमी ने कहा, बॉस मछली जाल में आ गई है, आप बोलो तो काम शुरू कर दूँ। रंगा ने हंसते हुए कहा, अब आएगा मजा, जैसे बोला है वैसे ये काम कर दे और तुमने सही से किया तो तेरा इनाम काफ़ी बड़ा होगा जो तू सोच भी नहीं सकता। उस आदमी ने कहा, ठीक है बॉस, अभी करता हूँ। फिर उस आदमी ने फ़ोन काटा और कमरे की तरफ जाने लगा। वही दूसरी और कमरे में ध्रुव और रानी उस चौथे आदमी के सामने थे। ध्रुव ने रानी को कहा, रानी अपना फ़ोन निकालो और यहाँ जो हो और ये जो कुछ भी बोले उसको रिकॉर्ड कर लो। रानी ने हाँ मैं जवाब दिया और अपना फ़ोन निकल लिए। फिर ध्रुव उस आदमी के पास गया और उससे बोला, किसने तुमको इतना मारा है, मुझे बताओ। उस आदमी ने धीरे से ध्रुव को देखा और घबराने लगा। ध्रुव ने कहा, मैं तुमको कुछ नहीं करूँगा और उस टाइम भी मैंने तुम में से किसी को इतना नहीं मारा था कि कोई मर जाए। फिर तुम सबको किसने मारा है, प्लीज़ मुझे बता दो, जिसने भी ये किया है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। वो आदमी थोड़ा सा ध्रुव की ओर गया और बोला, क्या सच में तुम मेरी मदद करोगे? ध्रुव ने हाँ मैं जवाब दिया। फिर उस आदमी ने कहा, अगर मैंने बोला तो वो मुझे मारा देगा और मुझे नहीं मारना अभी। ध्रुव ने पूछा, कौन मारा देगा, मुझे उसका नाम बताओ, तुमको कुछ नहीं होगा, भरोसा करो। इतने में एक खंजर सीधा आकर उस चौथे आदमी के लगा। ध्रुव ने पीछे देखा तो किसी ने वो खंजर खिड़की से मारा था और फिर वहां से भाग गया। ध्रुव जब हॉस्पिटल आया तो उसने देखा कि जिन लोगों को उसने मारा था उनको पहले से ज़्यादा चोट लगी हुई है। फिर लेकिन उनकी यह कुछ फोटोज ली। फिर ध्रुव जल्दी से रानी के पास चला गया। पहले तो रानी डर गई, फिर ध्रुव ने कहा, जल्दी से इसको देखते हैं और यहाँ से चलते हैं। जैसे ही ध्रुव उससे उसे आदमी का नाम पूछने वाला था जिसने ये सब किया था, इतने में एक खिड़की से खंजर आया और उसे आदमी के सीने में लग गया। ध्रुव ने पीछे दिखा तो वहाँ कोई नहीं था। ध्रुव ने पहले उसके घाव से निकल रहे खून को रोका और फिर खंजर निकाल कर फेंक दिया। ध्रुव ने कहा, अब तो बता दो कि किसने किया था ये सब, इसके पीछे कौन है? उसे आदमी ने हकलाती हुई जबान में कहा, मैं तुमको बता देता हूँ लेकिन तुम मुझको छोड़ना मत, उसने मुझे धोखा दिया, मेरे दोस्तों को धोखा दिया, उसका नाम रा। जैसे ही वह नाम पूरा लिखने वाला था इतनी वो मर गया। ध्रुव ने गुस्से में खुद पर चलाए और जैसे ही ध्रुव वहां से जाने लगा रानी के साथ, इतनी में वहां एक हवलदार आ गया। उसे हवलदार ने कहा, ये क्या किया तुमने? जैसे ही हवलदार ध्रुव को पकड़ने के लिए आगे आया लेकिन उसे वार किया जिससे वह हवलदार बेहोश हो गया। फिर ध्रुव ने रानी को कहा, अब जल्दी चलो यहाँ से, नहीं तो हम फंस जाएंगे। फिर ध्रुव ने रानी का हाथ पकड़ा और जल्दी से वहां से निकल गया। पहले बचते बचते अस्पताल से बाहर आया और फिर गाड़ी में बैठकर रानी के साथ वहां से निकल गया। कुछ ही देर में ध्रुव रानी के फार्म हाउस पर आ गया था। ध्रुव ने देखा कि कबीर भी वहीं आ गया है। कबीर ने पूछा, तो कैसा था सब कुछ, तुमको सबूत मिला? ध्रुव ने कबीर की तरफ देख और कहा, सब गड़बड़ हो गई, अब तो मुझ पर लगता है एक और मर्डर का एग्जाम लगेगा। ये सुनते ही कबीर चौंक गया और फिर कबीर ने कहा, तुम मजाक कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा प्लान तो बिल्कुल ठीक था, फिर कैसे हो गया ये सब? ध्रुव ने कहा, हमारा प्लान फेल हो गया है, कोई चाहता था कि हम वहां जाएं और जैसे ही हम वहां गए उसने उसे चौथे आदमी को मार दिया और उसका नाम हमारे सर पर लग गया है और अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें कुछ नया सोचना होगा। इतने में रानी ने टीवी चला दिया। टीवी पर अभी की न्यूज़ आ रही थी जिसमें बताया जा रहा था कि हॉस्पिटल में एक आदमी ने आकर एक ही जान ले ली। बताया जा रहा है कि जिसने ये सब किया है उसका नाम ध्रुव है और इससे पहले भी उसे पर 3 लोगों को मरने का आरोप है। कबीर ये सब हैरानी से देख रहा था। उसे रिपोर्टर ने आगे कहा, बताया जा रहा है कि लेकिन जिसको मारा वह ध्रुव के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने वाला था। ध्रुव को डर था कि अगर उसने कुछ बोला तो फंस सकता है, इसलिए ध्रुव ने मौका पाते ही उसको मार दिया। लेकिन ये सब होते हुए वहां के हवलदार ने देख लिया जिससे ध्रुव का प्लान फेल हो गया और वह हवलदार को बेहोश कर वहां से भाग गया।
फिर ध्रुव ने टीवी बंद कर दिया। ध्रुव ने कहा ये तो हमें पहले ही पता था कि ये सब होने वाला है, न्यूज़ देखने से बस हम डरेंगे, लेकिन हमें हिम्मत से काम लेना होगा और कुछ नया सोचकर आगे चलना होगा। जहां ध्रुव ये सब सो रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ स्टीवन टीवी देख रहा था और उसमें ध्रुव की न्यूज़ चल रही थी। स्टीवन न्यूज़ देखने के बाद कहा, ध्रुव मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी इस काम पर लग जाओगे। मैंने कल ही तुमको हथियार दिया और आज तुमने एक के जान ले ली। मैंने तुमको कहा था ध्रुव, अगर तुम एक बार इस चीज़ में फंस गए तो बाहर नहीं आ पाओगे, अंदर दस्ते ही चले जाओगे और अब देखो तुमको बचाने वाला कोई नहीं है। इतने में स्टीवन के एक आदमी ने कहा, बॉस मैंने तो पहले ही कहा था ये हम जैसा बनेगा। फिर स्टीवन ने उसे आदमी को देखा और बोला, मैं जानता हूं कि यह हम जैसे बनने के, लेकिन मुझे लगता है यह इन सब से बाहर निकल जाएगा। यह इस सब के लिए नहीं बनाया, इसकी किस्मत का फैसला ऊपर वाला करेगा। तुम बस देखते जाओ आगे क्या होता है। वही रंगा ने भी यह न्यूज़ देख ली थी। रंगा ने अपने एक आदमी को कहा, उसको फ़ोन मिलाओ। फिर उसे आदमी ने फ़ोन मिलाकर रंगा को दे दिया। रंगा ने कहा, तुमने अच्छा काम किया है, तुमने ध्रुव को बुरी तरह फंसा दिया। अब ध्रुव को कोई नहीं बचा सकता, तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुमको तुम्हारा इनाम दे दूंगा। उसे आदमी ने खुशी से कहा, अभी आ रहा हूँ बॉस। फिर रंग ने फ़ोन काटा और उसका इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में वह आदमी रंगा के पास आ गया। उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी, जैसे उसने पता नहीं क्या कर दिया हो। फिर वो रंगा के पास गया और बोला, मैं अच्छा किया ना बॉस, अब आप मुझे क्या इनाम देने वाले हैं? मैंने इतना बड़ा काम किया तो मुझे कुछ बड़ा ही ना मिलना चाहिए ना? रंगा ने कहा, तुमको एक ऐसा ही नाम दूंगा जिससे तुम्हें जिंदगी भर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम आराम से अपनी जिंदगी खत्म कर सकोगे। ये बोलकर रंगा ने अपनी बंदूक निकाल और उसे आदमी के माथे पर गोली मार दी, जिसे वह आदमी वही मर गया और उसके बाकी साथी डर गए। एक ने डरते डरते पूछा, ये क्या किया बॉस, इसको क्यों मार दिया? रंगा ने कहा, अब ध्रुव का आखिरी सबूत भी खत्म, अब ध्रुव को कोई नहीं बचा सकता। ध्रुव पर एक और मर्डर का इल्जाम लग गया था और ध्रुव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। दूसरी तरफ रंगा ने उसे आदमी को भी मार दिया जिसने चौथे आदमी पर खंजर से वार किया था। रंगा ने उसे आदमी को मरने के बाद अपने लोगों से कहा कि इसकी लाश को ठिकाने लगा दो। उसके आदमियों ने ऐसा ही किया और उसे लाश को उठाया और वहां से ले गए। सबकी जाने के बाद रंगा ने खुद से कहा, मैंने काफ़ी सोच कि तुमको अपने हाथों से मारूं, फिर मैंने सोचा पहले तुम्हारी ज़िंदगी को ऐसी बना दूं कि तुम्हारे मरने के बाद तुमको कोई याद भी ना करे। अब तुम बुरी तरह फंस गए हो ध्रुव। जहां रंगा ये सब सो रहा था वहां सोनम ने भी यह न्यूज़ देख ली। न्यूज़ देखने के बाद सोनम ने कहा, ध्रुव इतना खतरनाक हो सकता है, यह मैंने सोचा भी नहीं था। उसने इतनी कम दिनों में 4 लोगों को मार दिया। फिर मैं हुई क्या, अगर उसे पता चला कि मैं उसके साथ क्या करने की सोच रही हूं तो न जाने वह मेरे साथ क्या करेगा। ये सोचकर सोनम को डर लगने लगा। फिर सोनम ने सोचा, अब मैं ध्रुव से बदला लूं या न लूं, मुझे क्या करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने डैनी को पैसे दे दिए हैं, अगर अब मैंने ध्रुव से बदला में लेने की सोची तो मेरे पैसे डूब जाएंगे और मैं सामने नहीं दे सकती। मैं ध्रुव से बदला लूंगी और उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ। ध्रुव, रानी और कबीर तीनों साथ में बैठे ये सोच रहे थे कि अब आगे क्या करना है। रानी ने कहा, इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमें कुछ पता नहीं चला कि इन सब के पीछे कौन है। वह आदमी पूरा नाम बोलने से पहले ही मर गया। 53 शूट ध्रुव। फिर ध्रुव वो वीडियो देखिए और कहा, इसे हमें ज़्यादा कुछ तो पता नहीं चल रहा कि इतना पता चल रहा है कि इन सब के पीछे कौन है। इस आदमी ने करने से पहले आधा नाम लिया है, इस नाम के एक ही बंदे को जानता हूं मैं जो इन सब के पीछे हो सकता है। कैल्की द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। कबीर ने पूछा, तो बताओ ध्रुव इन सब के पीछे कौन है, हम उसी से आगे का पता कर लेंगे कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया। फिर ध्रुव ने कहा, इन सब के पीछे रंगा है, मेरी और किसी से लड़ाई नहीं थी, उसी ने अपने आदमियों को मारा है और एक जाम मेरे ऊपर लगा दिया क्योंकि उसे दिन मैंने उसको मारा था, वह इस बात का बदला ले रहा है मुझे। लेकिन अब क्या करना है हमें, रानी ने पूछा। फिर ध्रुव ने कहा, अब हमको रंगा को ढूंढना है, उसी से पता लेंगे कि उसने ऐसा कैसे किया और उसी के कारण बच पाएंगे। ध्रुव ने आगे कहा, अब हमारे पास एक सुराग है कि इन सब के पीछे कौन हो सकता है, अब बस हमें उसको ढूंढना है। जहां ध्रुव को ये पता चल गया था कि इन सब के पीछे कौन है, वहीं दूसरी तरफ निशिका को ये पता चल गया कि ध्रुव ने एक और खून कर दिया है। ये जानने के बाद निशिका ने काजू से, यह क्या हो गया है ध्रुव को, वह इतना कैसे बदल गया, कल तक जो एकदम शरीफ लड़का दिखता था आज उसे पर 4 लोगों के मर्डर का इल्जाम है और अब तो उसने सबके सामने मारा है उसको। काजू ने कहा, निशिका जो दिखता है वह होता नहीं, क्या पता लेकिन कुछ ना किया हो सकता है, कोई लड़की को फंसा रहा हो सब में। तुम ध्रुव को जानती हो मुझसे ज़्यादा, तो बताओ तुम क्या सोचते हो उसके बारे में। निशिका ने कहा, ध्रुव ने कुछ नहीं किया, मुझे ध्रुव से मिलना है, तुम मोहित से पूछो कि इस वक्त ध्रुव कहाँ है, हम वहीं चलेंगे। फिर काजू ने हम भारी और मोहित के पास चली गई। काजू ने मोहित से पूछा कि ध्रुव कहाँ है। मोहित ने कहा, वह तो मैं तुमको अभी नहीं बता सकता, ध्रुव जहाँ भी है सेफ है। काजू ने कहा, फिर कि निशिका उससे मिलना चाहती है तो एक बार ध्रुव से पूछ लो कि वह निशिका से मिलेगा कि नहीं। फिर मोहित ने हाँ भरी और वहाँ से चला गया। अस्पताल के बाहर जाने के बाद मोहित ने कबीर को फ़ोन मिला दिया। कुछ देर रिंग बजाने के बाद कबीर ने फ़ोन उठा लिया। पहले तो कबीर ने निशिका का हाल पूछा और फिर मोहित से बोल कि कैसे फ़ोन करना हुआ।
मोहित ने कहा निशिका एकदम ठीक है और डॉक्टर ने भी कहा है कि कुछ टाइम बाद वह यहाँ से जा सकती है, लेकिन तुम सब तो ठीक हो, जिस काम के लिए तुम ध्रुव के साथ गए थे वह हुआ या नहीं? कबीर ने बताया कि हमें उसे आदमी के बारे में पता चल गया है जो इन सब चीज़ के पीछे है, अब बस हमें उसको ढूंढना है और जैसे ही वह मिलेगा ध्रुव बेगुनाह साबित हो जाएगा। फिर मोहित ने पूछा और यह न्यूज़ पर क्या बता रहे हैं तुम लोगों के बारे में कि ध्रुव ने एक और आदमी को मार दिया? फिर कबीर ने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने ध्रुव को फंसाया है, इसमें भी हम पता लगा लेंगे, तुम चिंता मत करो, तुम बस निशिका के साथ रहो और वहाँ जो कुछ भी हो हमें बताते रहना। मुझे पता था कि ध्रुव ने कुछ नहीं किया होगा, मैंने इसलिए फ़ोन किया था कि निशिका ध्रुव से मिलना चाहती है और वह जल्द से जल्द यहाँ से निकालकर उसके पास जाने की कोशिश कर रही है, इसलिए क्या तुम लड़की से पूछ सकते हो कि वह निशिका से मिलेगा या नहीं? तुम ये पूछकर मुझे बता देना, फिर मैं निशिका को बता दूंगा कि ध्रुव ने क्या कहा। ध्रुव को ये पता चल गया था कि इन सब के पीछे कौन है। उधर मोहित ने कबीर को बता दिया था कि प्रिय ध्रुव से मिलना चाहती है, वो एक बार उससे पूछकर बता दे। कबीर ने हाँ कर दिया, फिर फ़ोन काट दिया। जब कबीर ध्रुव से पूछने के लिए गया तो उसने देखा कि ध्रुव रानी के साथ बैठा हुआ है और उससे बातें कर रहा है और रानी भी उसी से हंसकर बात कर रही है। उनको देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आज क्या हुआ होगा। कबीर ने सोचा कि अभी रानी के सामने ध्रुव से पूछना ठीक नहीं होगा, इसलिए वह रानी के जाने के बाद ध्रुव से इस बारे में बात करेगा। कबीर ने कुछ देर इंतजार किया, जैसे ही रानी वहां से खड़ी होकर जाने लगी तो कबीर ध्रुव के पास आकर बैठ गया। जैसे ही कबीर को लगा कि राधिक उसकी बातें नहीं सुन सकती तो उसने लड़की को बता दिया कि मोहित ने उसे क्या करने को कहा है। सारी बात सुनने के बाद ध्रुव ने कहा मोहित को कह दो कि वह निशिका से मिलने जल्दी आएगा। फिर ध्रुव ने कबीर से पूछा कि तुमने कहा था निशिका को आज छुट्टी मिल सकती है और वो घर जा सकती है, तो उसको बता देना कि जब घर जाएगी मैं उसको वहीं मिलूंगा। कबीर ने हाँ मैं सर हिलाया और अपना फ़ोन निकालकर वहां से बाहर की ओर चला गया। दूसरी तरफ रानी ध्रुव के लिए कॉफ़ी बनाकर ले आई थी। बाहर जाने के बाद कबीर ने मोहित को फ़ोन मिलाया और उसको निशिका को बताने के लिए बोल दिया। जब निशिका को पता चला कि ध्रुव उससे मिलने के लिए आ रहा है तो वह खुश हो गई और उसने काजू से कहा यहाँ की फॉर्मेलिटी जल्दी पूरी करो, हम अभी निकल रहे हैं यहाँ से। फिर काजू ने कहा हम इतनी जल्दी यहाँ से नहीं जा सकती, तुमको काफ़ी चोट लगी है, तुमको आराम करना चाहिए, इससे अच्छी जगह नहीं होगी तुम्हारी आराम के लिए। बाकी मैं डॉक्टर से पूछता हूँ कि तुम्हारा इलाज घर पर हो सकता है क्या आगे, अगर ऐसा हुआ तो हम अभी निकल जाएंगे यहाँ से। निशिका ने कहा अभी जो और पूछो डॉक्टर से। फिर काजू खड़ी हुई और डॉक्टर के पास चली गई। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में एक हवलदार अपने हाथ में एक फाइल लेकर एक ऑफिस के अंदर गया और वहां पर बैठे हुए अधिकारी के सामने वो फाइल करते हुए बोला सर आपके लिए फाइल आई है, आप एक बार पढ़ लीजिए। उसे पुलिस अधिकारी ने वह फाइल नीचे रखने का इशारा किया और उसके बाद हवलदार को बाहर भेज दिया। फिर अधिकारी ने वह फाइल उठाई और देखने लगा, उसके ऊपर ध्रुव का नाम लिखा हुआ था। फिर पुलिस अधिकारी ने वह फाइल पढ़नी शुरू कर दी। सारी फाइल पढ़ने के बाद उसे अधिकारी ने कहा ध्रुव अब तू गया, तेरा केस मेरे हाथ में आ गया है, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर तू जेल के अंदर होगा। इस पुलिस अधिकारी का नाम राणा था। फिर राणा खड़ा हुआ और बाहर की ओर चला गया। अपने ऑफिस से बाहर जाते ही उसने सभी हवलदारों और पुलिस वालों को इकट्ठा किया और उनसे कहा अगले 24 घंटे के अंदर अंदर यह ध्रुव नाम का अपराधी मेरे सामने चाहिए, इसके लिए तुमको जो भी करना पड़े तुम करो, यह मेरे सामने चाहिए, जिंदा या मुर्दा। राणा ने आगे कहा इसने हॉस्टल में जाकर सबके सामने एक आदमी को मारा है और अब से इस पर शूट एंड साइड का ऑर्डर लागू होता है, तुमको ये जहां भी दिखे इसको गोली मार सकते हो, चलो अब अपने हथियार उठाओ और अपनी खबरों को बोल दो, इसके जहां भी दिखे हमें तुरंत बता। फिर सभी हवलदारों ने हाँ मैं जवाब दिया और अपनी अपने काम पर लग गई। सबको काम पर लगाने के बाद राणा अपने ऑफिस में गया और वहां बैठकर अपना फ़ोन निकाल और किसी को फ़ोन कर दिया। राणा ने कहा सर मैं ध्रुव की फाइल पढ़ी और उसे पर शूट एंड साइड का ऑर्डर लागू कर दिया है, ऐसे लोगों को ज़्यादा देर यहाँ घूमने नहीं चाहिए, इसलिए इसका मैं मरना ही ठीक है। फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आई ये क्या किया तुमने, इतनी जल्दी क्या थी इस पर ऐसा ऑर्डर लागू करने की, तुम जानते हो हम ऐसा ऑर्डर चलती किसी पर लागू नहीं करते, फिर तुमने ऐसा क्यों किया, चलो अब छोड़ो, जो कर दिया सो कर दिया, लड़की का कैसे जल्दी ख़त्म करो, यह मीडिया में काफ़ी हल्ला मचा रहा है, इसने पुलिस वालों के सामने एक आदमी को मारा है, इसलिए तुम इसका कैसे जल्दी से ख़त्म करो। फिर राणा ने हमें जवाब दिया और फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटने के बाद राणा ने कहा ध्रुव तू मुझे जानता नहीं है, मैं जो केस हाथ में लेता हूँ उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देता हूँ, अब तेरा नंबर लग गया। जब ध्रुव रानी के साथ बैठकर कॉफ़ी पी रहा था तो रानी ने फिर से टीवी ऑन किया। आगे की खबर जानने के लिए टीवी पर रिपोर्टर ने कहा अभी अभी हमारे सूत्रों से पता चला है कि जिस ध्रुव नाम के लड़के ने अस्पताल में एक आदमी की जान ली और उससे पहले 3 लोगों को मारा है, उसे पर पुलिस ने शूट एंड साइड का ऑर्डर लागू कर दिया है। ये सुनते ही रानी के यहाँ से काफ़ी का कप नीचे गिर जाता है और वह हैरानी से ध्रुव की तरफ देखने लगती है। ध्रुव भी एक बार रानी की तरफ देखा है और फिर से न्यूज़ को देखने लगता है, लेकिन न्यूज़ पर ध्रुव के शूट एंड साइड का ऑर्डर ही आ रहा था। वहीं खड़े कबीर ने भी यह खबर सुन ली थी। फिर कबीर ने कहा ये क्या हो गया ध्रुव, हमने ऐसा कुछ तो नहीं सोचा था, अब तो तुम्हारा बाहर जाना भी सेफ नहीं है और अगर तुम बाहर नहीं गए तो हमें रंगा कैसे मिलेगा जो तुम्हारी बेगुनाही की आखिरी चाबी है। लगी कबीर की तरफ देखा है और अपने सर पर हाथ लगा लेता है। ये खबर सुनने के बाद ध्रुव का असर घूमने लगा था।
ध्रुव का केस एक राणा नाम की एक पुलिस अधिकारी को मिल गया था और केस मिलते ही राणा ने ध्रुव पर शूट एंड साइड का ऑर्डर लागू कर दिया। जब ध्रुव को पता चला कि उसे पर शूट एंड साइड का ऑर्डर है तो उसके आगे के सारे प्लान फेल हो गए। ध्रुव ने रानी और कबीर से कहा, अब हमें जो भी करना है सोच समझ कर करना होगा, एक गलती मेरी जान ले सकती है। अस्पताल में वो नहीं हुआ जो हमने सोचा था, लेकिन अब हमें जो भी करना होगा सो समझ कर करना होगा। कबीर ध्रुव के पास आया और उसने कहा कि अब हमें क्या करना चाहिए, तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या? लेकिन कबीर की तरफ देखा और ना सर हिला दिया। फिर लेकिन काम अभी तो नहीं है, लेकिन हम जल्दी बना लेंगे। हमें ये तो पता है कि हमें क्या करना है, लेकिन यह नहीं पता कि कैसे करना है, हम वो भी सोच लेंगे। फिर ध्रुव ने रानी को दिखा और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ हमारे जितने के चांस है। अब तुम दोनों जाओ और आराम करो, कल हमें बहुत कुछ करना होगा और उसके तो ये सोच लेना कि हम रंगा को कैसे ढूंढ सकते हैं। उसके बाद ध्रुव ने कबीर और रानी को अपने अपने कमरे में भेज दिया और खुद बाहर बैठकर यह सोचने लगा कि अब वो आगे क्या करेगा। आखिर में ध्रुव ने सोचा कि वो इस बारे में सुबह सोचेगा। फिर ध्रुव भी आराम करने के लिए चला गया। अगले दिन सुबह ध्रुव ने कबीर से फ़ोन लिया और उसके फ़ोन से मोहित को फ़ोन कर दिया। ध्रुव ने मोहित से कहा, जब निशिका घर आ जाए तो एक बार फ़ोन करके बता दे, हम उसके बाद ही वो यहाँ से निकलेंगे। उधर सच्ची ने हाँ में जवाब दिया और फिर ध्रुव ने फ़ोन काट दिया। काफ़ी देर सोचने के बाद ध्रुव ने सबसे कहा, अब मुझे पता है कि मुझे आगे क्या करना है। कबीर ने कहा, तो हमें बताओ कि आगे क्या करना है, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन ध्रुव ने ना मैं जवाब दिया और कहा, अब जो भी करना है मुझे ही करना होगा, मैं इसमें तुम लोगों को नहीं ले सकता। मुझ पर शूट एंड साइड का ऑर्डर है। अगर पुलिस ने मेरे साथ तुम दोनों को देख लिया तो वह तुमको भी गोली मार सकती है, इसलिए अब तुम यहीं पर रहकर मेरी मदद करो, आगे का मैं देख लूँगा। रानी और कबीर इस बात के लिए मान गए और उन्होंने यहीं से रहकर ध्रुव की मदद करने का फैसला लिया। कुछ देर बाद कबीर ध्रुव को एक अलग कमरे में ले गया और फिर कबीर ने ध्रुव से कहा, मुझे मोहित का फ़ोन आया था, वो निशिका के साथ उसके घर चला गया है और वो अब तुम्हारा वही इंतजार कर रही है। मैं तुमको एड्रेस देता हूँ, जब तुम्हारा मन हो तुम एक बार वहाँ चले जाना। ध्रुव ने हाँ में जवाब दिया और वह एड्रेस ले लिया। उसके बाद ध्रुव रानी और कबीर से मिलकर वहाँ से निकल गया। बाहर आने के बाद ध्रुव पहले निशिका से मिलने के लिए चला गया। ध्रुव बचते बचते निशिका के घर तक आ गया। ध्रुव ने रात को ही कबीर से एक पुराना फ़ोन मंगा लिया था, जिससे ध्रुव ने मोहित को कॉल किया और उसको बता दिया कि वो बाहर खड़ा है। पहले मोहित ने ध्रुव को घर के अंदर लिया और फिर उसके गले लग गया। मोहित ने पूछा, ये सब क्या हो गया भाई, तेरा बाहर घूमने ठीक नहीं है, अगर किसी पुलिस वाले देख लिया तो जान भी जा सकती है तेरी, इसलिए तो अब घर के अंदर ही रुक। ध्रुव ने कहा, मैं अंदर नहीं रुकता, मेरा बहुत कुछ करना बाकी है, लेकिन तू बता, तू तो ठीक है ना, और निशिका कैसी है और कहाँ है वो? मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए मुझे जल्दी जहाँ से जाना होगा, मुझे बहुत कुछ पता करना है। फिर मोहित ध्रुव को निशिका के कमरे में ले गया। 54 डेंजरस। ध्रुव ने देखा कि निशिका बेड पर लेटी हुई है और उसके पास में काजल बैठी हुई है। कैल्की द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। जैसे ही निशिका ने ध्रुव को दिखा तो वह धीरे से खड़ी हुई और सीधा जाकर ध्रुव के गले लग गई और ध्रुव के गले लगे हुए ही रोने लगी। निशिका ने रोते रोते कहा, मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं उसे दिन तुमको रंगा से बात करने के लिए नहीं लाती है तो ये सब नहीं होता। ध्रुव ने निशिका को अपने से दूर किया और कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, शायद मेरी किस्मत में ही ऐसा लिखा था, अब मैं कुछ नहीं कर सकता इस बारे में, लेकिन तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर ध्रुव ने निशिका को उसके बेड पर बिठाया। निशिका ने कहा, मुझे काजल नहीं सब कुछ बता दिया है कि उसे दिन तुमने मेरी कितनी मदद की थी, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी, तुमने मेरी जान बचाई और मेरी जान बचाने के लिए तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी। तुम बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, मैं तुमको बचाने के लिए कुछ भी करूँगी। मोहित और काजल ने भी यही कहा कि वह भी ध्रुव को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। ध्रुव ने एक मुस्कान के साथ सबको दिखा और कहा, इतने दिनों में मेरे लिए ये सबसे खुशी का पल है जिसमें है मेरे दोस्त मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं ऐसे दोस्त बने, अब मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम देखते जाओ कि मैं कैसे बाहर निकलता हूँ। मैं सोच लिया है कि अब मुझे कहाँ जाना है, कौन है जो मेरी इन सब में मदद कर सकता है। निशिका ने पूछा, फिर हमारे पास वापस कब आओगे? ध्रुव ने एक मुस्कान के साथ कहा, यह सब बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। फिर ध्रुव खड़ा हुआ और जाने लगा। इतने में मोहित ने पूछा कि क्या वो भी उसके साथ चले, उसकी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। लड़की ने कहा, नहीं भाई, जब तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी मैं बता दूंगा, लेकिन अभी तो मुझे अकेली जाना होगा। ये बोलकर ध्रुव वहाँ से चला जाता है। ध्रुव अपने सभी दोस्तों से मिलने के बाद वहाँ से बाहर आ गया था। उसके बाद ध्रुव कहीं पर जाने लगा। काफ़ी देर चलने के बाद ध्रुव एक सुनसान सी जगह पर आकर रुक गया। ध्रुव ये घर के सामने आकर खड़ा हुआ और उसके बाद उसके अंदर जाने की सोचने लगा। ध्रुव दरवाजे के पास गया और दरवाज़ा खटखटा दिया। ध्रुव के दरवाज़ा खटकने से पहले ही दरवाज़ा खुल गया, लेकिन इस बार से हैरान था कि यह अपने आप कैसे खुला, लेकिन ध्रुव ने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और अंदर चला गया। ध्रुव ने देखा कि आज भी यहाँ कोई नहीं है, सारी जगह खाली पड़ी हुई है। फिर ध्रुव है बाहर की तरह एक कमरे की तरफ जाने लगा।
वहां पर लेकिन देखा कि एक औरत जिसके बाल बिखरे हुए हैं वह एक गोले पर हाथ रखे हुए अपना सर हिला रही है। ध्रुव ने उसकी आवाज़ दी। ध्रुव ने कहा, तारा मुझे आपकी मदद चाहिए। एक बार फिर मैं बुरी तरह फंस चुका हूं और मेरे पास निकालने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। अब आप हैं जो मेरी मदद कर सकती हो। तारा ने ऊपर की तरफ देखा और अपने चेहरे से बाल हटा दिए। फिर उसने ध्रुव को कहा, मुझे पता था कि तुम यहाँ वापस जरूर आओगे और मुझे ये भी पता था कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। ध्रुव ने कहा, अगर आपको पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपने पिछली बार पहेलियां में बात की मेरे से, मुझे कुछ समझ में आए और कुछ समझ में नहीं आए। अब आपको पता होगा कि मेरे साथ क्या क्या हो चुका है। अब मेरा बचना कितना मुश्किल है। 4 लोगों के मर्डर का इल्जाम मेरे ऊपर है और अभी तक मुझे कोई ऐसा सबूत भी नहीं मिला है जिससे मैं बेगुनाह साबित हो सकूं। तारा ने एक डरावनी मुस्कान के साथ ध्रुव को देखा और कहा, अब तुम आए हो तो मैं तुम्हारी मदद कुछ तो करूंगी। ये बोलकर तारा ने अपनी कार्ड फिर से निकाली और सामने टेबल पर बढ़ा दिए। हर बार की तरह तारा नहीं ध्रुव को इसमें से 3 कार्ड निकालने के लिए कहा। ध्रुव ने कहा, मुझे यह आपका कार्ड का गेम नहीं खेलना, ये मेरी समझ के बाहर है। आप कोई सिंपल तरीके से नहीं बता सकते क्या? तारा कुछ नहीं बोली और ध्रुव को देखते रही। आखिर में ध्रुव टेबल के पास गया और 3 कार्ड निकालकर तारा की ओर कर दिए। तारा ने तीनों कार्ड अपने हाथ में लिए और इस बार एक साथ तीनों कार्ड देखने लगी। कार्ड देखने के बाद तारा ने कहा, एक और जंग होने वाली है जिसमें या तो तुम मरोगे या तुम्हारा कोई अपना। तुमको बचने का सिर्फ एक मौका मिलेगा। अगर तुम उसमें फेल हुए तो पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ध्रुव ने कहा, क्या आप मुझे साफ साफ बता सकती हैं कि आपकी बातों का मतलब क्या है और अभी मुझे कहाँ पर जाना चाहिए जिससे मैं बस हूँ? तारा ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुमको अपनों की जान प्यारी है तो उनसे दूर रहना, क्योंकि तुम्हारा खतरा उनकी जान ले सकता है। ठीक है, इतना तुम्हें समझ गया, मुझे अपनों से दूर रहना होगा, लेकिन आगे क्या? ध्रुव ने कहा। तारा ने एक बार फिर कार्ड देखे और ध्रुव से कहा, ये सब जहां शुरू हुआ था उसी के पास खत्म होगा। अब तुम सोचो कि तुमको कहां जाना होगा। ध्रुव ने हाँ सर हिलाया और सोचने लगा, तारा मुझे और कुछ नहीं बताने वाली, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अब देखते हैं कि यह सब शुरू हुआ वहाँ खत्म होता है या नहीं। ध्रुव ने कहा, अगर मैं जिंदा तो मैं वापस जरूर आऊँगा आपसे मिलने। ये बोलकर ध्रुव वहाँ से जाने लगा। इतने में तारा ने ध्रुव को आवाज़ दी और रोकते हुए उसे कहा, जाने से पहले मेरी एक बात और सुनते जाओ। वक्त बुरा चल तो डरना नहीं, क्योंकि रात के बाद दिन होगा और दिन की चमक में सारी अंधेरे मिट जाएंगे। अपनों से दूर रहो तो बचे, सबकी जान पीछे हटे तो खेल का मुकाम। ये बोलकर तारा चुप हो गई और ध्रुव को देखने लगी है। ध्रुव कंफ्यूज था, वहीं खड़ा होकर तारा को देख रहा था। इस बार भी ध्रुव को तारा की पहेली समझ में नहीं आई। ध्रुव ने सोचा इसको वह बाद में समझेगा। इतनी में तारा ने कहा, होगा वही जो किस्मत में लिखा होगा। ध्रुव के जाने के बाद तारा ने को कार्ड नीचे रख दिए। एक कार्ड पर एक मारते हुए आदमी की तस्वीर छपी हुई थी जिस पर लाल खून के धब्बे लगे हुए थे। तारा ने एक लंबी सांस ली और उसे कार्ड को देखने लगी। दूसरी तरफ ध्रुव की बाहर आ गया था। ध्रुव ने सोचा, मुझे तारा से मिलने से इतना तो पता चल गया कि अगर मैं अपनों के साथ रहा तो उनकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए मुझे अकेले ही सब कुछ करना होगा। ये सोचकर ध्रुव ने अपना फ़ोन निकाल और उसको ऑफ करके वहीं फेंक दिया और फिर वहां से जाने लगा। ध्रुव सोच रहा था, ये सब कॉलेज के पास से हुआ है तो खत्म भी वही होना चाहिए, मैं वही चलता हूँ। दूसरी तरफ रानी ने कबीर से कहा। ध्रुव का फ़ोन लग गया। कबीर ने ना में सर हिलाया और कहा, मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ, ध्रुव का फ़ोन बंद आ रहा है, पता नहीं ध्रुव कहाँ है इस वक्त और उसने अपना फ़ोन बंद क्यों कर दिया। रानी ने डरी हुई सी आवाज़ में कहा, ध्रुव थी तो होगा, मैं बाहर चलकर उसको ढूंढना चाहिए, उसको हमारी मदद की ज़रूरत हो सकती है। कबीर ने कहा, तुम यहीं रुको, मैं जा रहा हूँ बाहर, ध्रुव को मैं ढूंढकर वापस ले आऊँगा। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे घर पर अकेले नहीं रुकना, मुझे ध्रुव की मदद करनी चाहिए कुछ भी हो, रानी ने कहा। ठीक है, फिर चलो साथ में चलते हैं और ध्रुव को वापस कर लेकर आते हैं, कबीर ने कहा। तारा ने ध्रुव को बताया कि एक बड़ी जंग होने वाली है जिसमें तुम पीछे नहीं है हट सकते, अगर हटे तो तुम्हारे अपने मारेंगे। ध्रुव को ज़्यादा कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसे इतना पता चल गया कि उसका अपनों के साथ रहना ठीक नहीं है, इसलिए लड़की ने अपना फ़ोन ऑफ किया और कॉलेज की तरफ चला गया। जब ध्रुव का फ़ोन नहीं मिला तो कबीर और रानी ध्रुव को ढूंढने के लिए घर से निकल गए। वहीं दूसरी ओर मोहित काजल को बता रहा था कि ध्रुव का फ़ोन बंद हो गया है और वह अभी कहाँ है ये नहीं पता। काजल ने कहा, तो हम उसको कैसे ढूंढेंगे? फिर मोहित ने कहा, नहीं पता। ये सब वहीं पर खड़ी निशिका ने सुन लिया। निशिका ने एक घबराई सी आवाज़ में पूछा, क्या हुआ ध्रुव को? फिर काजल और मोहित ने निशिका की तरफ देखा और एक दूसरे को देखने लगे। मोहित और काजल निशिका को ध्रुव के बारे में नहीं बताना चाहते थे, लेकिन अब उनके पास कोई रास्ता भी नहीं बचा था, इसलिए काजल ने निशिका को सारी बात अच्छे से समझा दी। सारी बात सुनने के बाद निशिका ने कहा, ध्रुव ने मेरी इतनी मदद की है तो मैं भी उसकी मदद करने के लिए जाऊंगी। कहाँ पर है ध्रुव? ये तो हमें नहीं पता, लेकिन मैं उसको ढूंढ लूंगी और अब मैं उसको ढूंढने जा रही हूँ। जैसे ही निशिका जाने लगी है, मोहित ने कहा, तुम रहने दो, मैं जाता हूँ और ध्रुव को ढूंढता हूँ। फिर काजल ने कहा, मैं भी उसकी मदद करने के लिए उसके साथ चली जाऊंगी, तुम बस घर पर आराम करो। निशिका ने कहा, मैं घर पर नहीं रह सकती, मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगी, अगर तुम मुझे नहीं लेकर जाओगे तो मैं अकेली चली जाऊंगी। फिर मोहित ने काजल से कहा, हम निशिका को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, अगर ये अकेली निकल गई तो इसके लिए ठीक नहीं होगा, ये काफ़ी थकी हुई है और इसको कभी चोट भी आई थी, इसलिए उसके साथ रहना अच्छा होगा, इसलिए इसको साथ ले चलते हैं।
उसके बाद काजल ने निशिका से कहा ठीक है तुम भी हमारे साथ चलो, लेकिन तुम ज़्यादा इधर उधर जाने की मत सोचना, जहाँ भी जाना होगा हम तुम्हें लेकर जाएंगे या तुमसे पूछ लेंगे। निशिका ने कहा ठीक है चलो फिर। उसके बाद तीनों भी ध्रुव को ढूंढने के लिए घर से निकल गए। वहां ध्रुव कॉलेज के पास आ गया था। कॉलेज के पास आने के बाद ध्रुव ने सोचा कि ये जगह तो मैंने पहले ही देख ली है, पर मुझे यहाँ तो कुछ नहीं मिला। फिर ध्रुव ने खुद से कहा मुझे ये जगह एक बार फिर अच्छे से देखनी चाहिए। ये बोलकर ध्रुव कॉलेज के पास की जगह को अच्छे से देखने लगा कि उसे कहीं कुछ मिल जाए। काफ़ी देर ढूंढने के बाद ध्रुव को वहाँ कुछ नहीं मिला। जैसे ही ध्रुव वहाँ से जाने लगा तो उसने सोचा कि एक बार उसे कॉलेज के पीछे की साइड भी देखनी चाहिए, और फिर ध्रुव कॉलेज के पीछे चला गया, लेकिन उसे कॉलेज के पीछे कुछ नहीं मिला। लेकिन कॉलेज से कुछ दूर उसे एक गोदाम दिखाई दिया जो कि ऐसा लग रहा था कि काफ़ी सालों से बंद है। ध्रुव ने इधर उधर देखा और फिर उस गोदाम की तरफ चला गया। वही कबीर और रानी काफ़ी जगह पर घूम लिए थे, लेकिन उनको ध्रुव कहीं पर भी नहीं मिला। फिर कबीर ने कहा ध्रुव को ढूंढना कितना मुश्किल है, कब से देख रहे हैं मिल ही नहीं रहा। क्या हम पुलिस स्टेशन में जाकर पता करना चाहिए, क्या पता पुलिस नहीं उसको पकड़ लिया हो। रानी को अभी ये ठीक लगा और उसने गाड़ी पुलिस स्टेशन की तरफ घुमा दी और कुछ टाइम में पुलिस स्टेशन के सामने आकर रुक गए। उसके बाद रानी पुलिस स्टेशन के अंदर गई और उसने ध्रुव के बाद में पूछताछ की, लेकिन फिर उसे पता चला कि वहाँ ध्रुव नहीं है, लेकिन अभी तक पुलिस वालों को भी नहीं मिला है। और उसके बाद रानी वहाँ से निकल गई। जब रानी ध्रुव के बारे में पूछताछ कर रही थी तो ये सब राणा ने भी देख लिया था। रानी के जाने के बाद राणा ने अपने एक हवलदार से पूछा कि यह कौन है। फिर हवलदार ने बताया कि ये बड़ी कंपनी के मालिक की बेटी है। राणा ने कहा ध्रुव के पास इतने अमीर दोस्त भी है जो उसके लिए यहाँ तक चले आए। चलो कोई बात नहीं, अमीर है तो क्या हुआ, कानून से ऊपर थोड़ी है, कितना भी जोर लग ले मुझे पहले ध्रुव को तो नहीं ढूंढ पाएगी। फिर राणा अपने हवलदार को बोलो इस लड़की का पीछा करो, या तो ये ध्रुव को ढूंढ लेगी या ध्रुव इसको, दोनों तरफ से हमारा फायदा होगा। जैसे ही ध्रुव हमें दिखेगा उसको सीधा गोली मार देंगे। हवलदार ने हाँ मैं जवाब दिया और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद राणा ने कहा ध्रुव मैंने तुम्हें 24 घंटे दिए थे, इसमें से 12 घंटे बीत चुके हैं और मुझे 12 घंटे के अंदर अंदर यह केस खत्म करना है, इसलिए तुम जितना छुप सकते हो छुप लो, लेकिन मैं तुमको 12 घंटे के अंदर अंदर खत्म करूंगा। बाहर आने के बाद रानी ने कबीर से कहा मैंने अंदर पूछ लिया है, लेकिन अंदर ध्रुव नहीं है और अभी तक इनको मिल भी नहीं है। ये हमारे पास अच्छा मौका है कि इनसे पहले हम ध्रुव को ढूंढ ले। फिर कबीर ने पूछा अगर ध्रुव इनके पास नहीं है तो ध्रुव है कहाँ है और हम उसको कहाँ ढूंढेंगे। रानी कहती है मुझे लगता है कि हम एक बार तुम्हारे कॉलेज की तरफ जाकर देखना चाहिए, अभी तक हम वहां नहीं गए हैं। कबीर कहते हैं ठीक है फिर चलो कॉलेज की तरफ। 55 गेम ओवर। वहीं दूसरी ओर मोहित एक गाड़ी किराए पर लेता है और निशिका को उसके अंदर बिठाने के बाद कहता है तो फिर निशिका हम अभी पहले कॉलेज की तरफ चलते हैं, उसके बाद और कहाँ ढूंढेंगे ध्रुव को। और फिर प्रिय मोहित को चलने का इशारा करती है। कैल्की द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। ध्रुव कॉलेज के पीछे वाले गोदाम की तरफ चला गया और कॉलेज की तरफ ही रानी, कबीर, निशिका, काजल और मोहित भी अपनी अपनी तरफ से आने लगी थी। जब ध्रुव गोदाम की तरफ गया तो उसने देखा कि गोदाम के गेट पर दो लोग हाथ में बंदूक लिए खड़े हुए हैं। ध्रुव के पास खुद की बंदूक थी, लेकिन वो किसी को मारना नहीं चाहता था। फिर ध्रुव को गोदाम की तरफ घूमते घूमते ऐसी जगह मिल गई जहां से वो अंदर का कुछ हिस्सा देख सकता था। ध्रुव उस जगह पर गया और एक छेद के माध्यम से गोदाम के अंदर के हिस्से को देखने लगा। ध्रुव ने देखा कि वहां 20 से ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं। जब ध्रुव ने थोड़ा और ध्यान से देखा तो उसको वहां रंगा भी नजर आ गया। रंगा को देखते ही ध्रुव की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, लेकिन ध्रुव जोश में अपना होश नहीं खोना चाहता था, इसलिए ध्रुव वहां से नीचे उतरा और वापस कॉलेज की तरफ चला गया। ध्रुव ने कॉलेज की तरफ जाते हुए सोचा मैं क्या करूं, अब मैं रंगा को कैसे पकड़ूं, मैं अकेला इतने लोगों को नहीं हरा सकता, कौन है जो मेरी मदद कर सकता है। इतने में ध्रुव को ही याद आया एक बंदा है जो इन सब में उसकी मदद कर सकता है और वह भरोसे के लायक भी है। इसलिए ध्रुव ने अपने पास से जाते हुए एक लड़के को रोका और उससे उसका फ़ोन मांगा। उस लड़के ने बिना कुछ सोच उसको फ़ोन दे दिया। फिर ध्रुव ने स्टीवन को कॉल की और उसको बताया कि उसको उसकी मदद की ज़रूरत है। ध्रुव ने कहा आप मेरी एक बार यहाँ आकर मदद कर दीजिए, इसके बाद मैं आपका काम कर दूंगा। स्टीवन ने हाँ में जवाब दिया और ध्रुव की मदद के लिए वहाँ से निकल गया। फिर ध्रुव ने फ़ोन उसे लड़के को दिया और उससे थैंक यू बोलकर वापस को गोदाम की तरफ चला गया। इतने में ध्रुव को एक आवाज़ आई, कोई ध्रुव का नाम ले रहा था। ध्रुव ने पीछे देखा तो वहां कबीर और रानी थी। वो दोनों ध्रुव के पास आए और ध्रुव से बोले तुम्हारा फ़ोन कहाँ है, हम कब से तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं पर तुम्हारा फ़ोन लग ही नहीं रहा, पता है तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। फिर ध्रुव ने कहा तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, मैंने तुमको घर पर रहने के लिए कहा था, फिर तुम यहाँ क्यों आए, अभी के अभी वापस जाओ, ये जगह सेफ नहीं है। ध्रुव उनको समझा ही रहा था। इतने में उनके पास एक और गाड़ी आकर रुकी, जिसको देखते ही ध्रुव के तो पूरे होश उड़ गए, क्योंकि उसे गाड़ी में निशिका, मोहित और काजल ध्रुव को ढूंढते हुए वहां तक आ गए थे। वह तीनों नीचे उतरे और ध्रुव के पास जाकर खड़े हो गए। जब रानी ने निशिका को देखा तो वो भी हैरान हो गई। रानी को लगा नहीं था कि निशिका यहाँ तक आएगी। फिर वो सभी आपस में बात करने लगे कि वो अब ध्रुव को यहाँ से कैसे निकालेंगे। उन सब की बातें सुनकर ध्रुव को गुस्सा आने लगा और ध्रुव ने गुस्से में उन सब पर चिल्लाते हुए कहा तुम सब पागल हो गए हो क्या, मैं मानता हूँ कि तुम्हें मेरी चिंता है, लेकिन मैंने पहले कहा ये जगह सेफ नहीं है। उस गोदाम के अंदर 20 से ज़्यादा लोग हथियार के साथ खड़े हैं और वहीं पर रंगा भी है, मुझे पुलिस से पहले उससे सारी बात निकलवानी है।
इतने में मोहित ने कहा तो हम सब मिलकर तुम्हारी मदद करेंगे ना, अब तो हम सभी एक साथ यहाँ पर आ गए हैं और अब तुम्हारी मदद करे बिना हम कहीं नहीं जाने वाले। वो 20 है तो हम भी तो 6 हैं, देख लेंगे उनको भी। मोहित की ये सब बातें सुनकर ध्रुव खुश भी था और चिंता में भी था। ध्रुव उनको किसी भी खतरे में नहीं डालना चाहता था और अब तो तारा से बात करने के बाद ध्रुव को और भी डर लग रहा था। तारा ने कहा था उसकी वजह से उसके अपनों पर खतरा आएगा और ध्रुव को तारा की बात सच होती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब ध्रुव कुछ कर भी नहीं सकता। ध्रुव जानता था कि वो कितनी भी कोशिश कर ले अब ये सब यहाँ से नहीं जाने वाले। उसे ऐसा कुछ सोचना होगा जिससे इन पर किसी भी तरह का खतरा ना आए और इनका काम भी हो जाए। ध्रुव ने सबसे कहा मुझे पता है तुम मेरी बात नहीं मानोगे, तो अब हमें ऐसा कुछ सोचा होगा जिसकी मदद से बिना किसी लड़ाई के है हमारा काम हो जाए। फिर ध्रुव के सभी दोस्तों ने हाँ मैं जवाब दिया और इस बारे में बातें करने लगे कि क्या करना ठीक होगा। जब ध्रुव सबसे बात कर ही रहा था तो वहीं पर एक कोने में खड़े एक आदमी ने राणा को फ़ोन करके सारी बात बता दी। राणा ने कहा ध्रुव मिल गया तो अच्छी बात है, तुम उस पर नज़र रखो, हम बस कुछ देर में वहाँ पर आते हैं। फिर उस आदमी ने फ़ोन काटा और वहीं पर छुपकर ध्रुव को देखने लगा। कुछ देर पहले जब ध्रुव कॉलेज की तरफ गया था और उसने लड़के का फ़ोन लिया था तभी ध्रुव को बात करते हुए सोनम ने देख लिया था। सोनम ने फिर ध्रुव का पीछा किया और जब उसने कुछ देर बाद सबको साथ में देखा कि ध्रुव के सभी दोस्त उसके साथ खड़े हो गए हैं तो उसने भी डैनी को फ़ोन करके वहां बुला लिया ताकि वह ध्रुव को पढ़कर उससे अपना बदला ले सके। डैनी ने सोनम से कहा तो तुमने ध्रुव को खुद से ढूंढ लिया, अच्छी बात है, मैं अपने आदमियों को लेकर वहां आता हूं और फिर उनको पकड़ लूंगा। वहां स्टीवन भी अपने काफ़ी आदमियों के साथ गाड़ियों में कॉलेज की तरफ निकल गया था। स्टीवन ने कुछ हथियार भी ले लिए थे। वहीं राणा भी अपनी काफ़ी पुलिस वालों को साथ में लेकर कॉलेज के लिए निकल गया। राणा जल्दी से जल्दी ध्रुव को ढूंढकर उसको खत्म करना चाहता था। ध्रुव के पास उसके सभी दोस्त आ गए थे। ध्रुव उनको वापस भेजना चाहता था लेकिन उनमें से कोई वापस नहीं गया, इसलिए ध्रुव सबके साथ मिलकर सोचना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद ध्रुव ने कहा अब मैं जो बोलता हूँ वो ध्यान में रखना। फिर ध्रुव ने अपनी सारी बात बताई और किसको क्या करना है ये भी बताया। उसके बाद ध्रुव गोदाम की तरफ जाने लगा। इतने में रानी ने कहा ध्रुव तुम वहां अकेले नहीं जा सकते, इस काम में काफ़ी खतरा है। लेकिन ध्रुव ने कहा इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, मुझे ये करना होगा। ये बोलकर लगी इन सबको बाहर ही छोड़कर गोदाम की तरफ चला गया। ध्रुव गोदाम के गेट पर खड़े दो आदमियों से बोला मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है तो मुझे उसके पास ले चलो। आदमियों ने ध्रुव को देखा और हाँ में जवाब देकर ध्रुव को अंदर की ओर ले गए। अंदर जाने पर जैसे ही रंगा की नज़र ध्रुव पर पड़ी तो रंगा हैरानी से खड़ा हो गया। रंगा ने अपने आदमियों से कहा इसको यहाँ क्यों लेकर आए हो, तुम जानते नहीं ये कौन है। इतने में ध्रुव ने रंग से कहा क्या किया था मैंने ऐसा जो तुमने मेरी पूरी लाइफ खराब कर दी, चारों तरफ मेरे दुश्मनी ही नजर आ रही है, अगर पुलिस ने मुझे दिखा तो सीधी गोली मार देंगे, मेरे पास और कोई मौका भी नहीं है। लेकिन मैं ऐसे नहीं मरना चाहता, इसलिए मैं ये देश छोड़कर ही जा रहा हूँ। ये सुनकर रंगा हंसने लगा और बोला मैं यही चाहता था कि तुम बर्बाद हो जाओ और वैसा ही होगा। ये तो मेरे साथ तुमने जो किया उसकी एक छोटी सी सजा थी, अब तुम जिंदगी भर तरसोगे यहाँ वापस आने के लिए। फिर ध्रुव ने रंगा से कहा मैंने तुम्हारे आदमियों को नहीं मारा तो तुम खुद ही क्यों उनको मार रहे हो, 3 पता नहीं कैसे मारे तुमने और एक अस्पताल में मेरे सामने, और उन सब का आरोप मुझ पर लगा दिया। इस बात पर रंगा को और हंसी आ गई और फिर उसने कहा हाँ मैंने ही उन सबको मार, मैं उन चारों को एक मौका दिया, मैंने उनसे ये करने को बोला कि उनको ये बोलना है कि वो सब तुमने किया, लेकिन उनमें पता नहीं क्यों ईमानदारी जाग गई और ये करने से उन्होंने मना कर दिया। इसलिए मैंने उसी दिन सबको को बुरी तरह पिटवाया और खुद भी बहुत पीटा उनको। जब उनकी हालत खराब उनको हॉस्पिटल में भेज दिया, जहां जाते ही चारों में से 3 मर गए और एक पता नहीं कैसे जिंदा रह गया। और तुमने मेरा काम उस टाइम आसान कर दिया जब तुम मेरे आदमी के पास पूछताछ करने के लिए हॉस्पिटल में गए, तभी मैंने अपने एक आदमी के हाथों उसे चौथे इंसान को भी मरवा दिया। जब रंगा ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिया तो ध्रुव मुस्कुराने लगा। मुस्कुराते हुए ध्रुव ने कहा तुम घमंड में इतना पागल हो गए कि तुमने अपनी सारी बातें खुद ही बता दी। जैसे ही रंगा को पता चला कि उसने क्या किया तो उसने अपने आदमियों से ध्रुव को मरने के लिए लिया बोला। जैसे ही कुछ लोग ध्रुव को मरने के लिए आए तो ध्रुव भी उनको रोकने के लिए तैयार हुआ। इतने में वहां एक जोर का हल्ला हुआ और स्टीवन अपने आदमियों के साथ रंगा पर हमला करने के लिए आ गया। उसने ध्रुव की तरफ आ रहे लड़कों को मारा और ध्रुव को पीछे कर दिया। रंगा एक बार के लिए घबरा गया। रंगा सोच रहा था कि एक ही बार में पूरा गेम कैसे बदल गया। इतने में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वहां कम से कम 25 लोग हथियार के साथ और आ गए और फिर से सारा गेम बदल दिया। उन लोगों के बीच में से डैनी बाहर आया और बोला रंग बाहर आ जाओ, हम मिलकर उनको मरेंगे, ध्रुव को मुझे भी मारना है। जैसे ही स्टीवन की नज़र डैनी से मिली तो स्टीवन ने कहा तो तुम इतने टाइम से यहाँ पर हो, तुमने धोखा देकर मुझे जेल में भेजा, मैं तुमको अपना दोस्त मानता था लेकिन तुमने मुझे धोखा देकर ठीक नहीं किया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। डैनी के पास खड़ी सोनम भी ये सब सुन रही थी। सोनम को लगने लगा था कि क्या मुझको यहाँ से निकल जाना चाहिए, यहाँ पर है रुकना अब उसके लिए ठीक नहीं होगा। जैसे ही सोनम वहाँ से जाने लगी इतने में एक गोली आकर उसके कंधे की आर पार हो गई और इसके साथ ही गोलियों की आवाज़ सुनकर सभी लोग गेट की तरफ देखने लगे जहाँ से राणा अपने लोगों के साथ आ रहा था। राणा ने देखते देखत सब पर गोलियां चलानी शुरू कर दी।
डैनी ने भी कहा मारो सबको, किसी को मत छोड़ना। फिर डैनी के भी आदमियों ने गोलियां चलाना शुरू कर दी। स्टीवन भी पीछे नहीं हटा और उसने अपने आदमी से भी गोलियां चलाने के लिए बोल दिया और रंगा के भी लोग उन पर गोली चल रहे थे। ध्रुव एक बड़े बॉक्स के पीछे जाकर बैठ गया। ध्रुव उनमें से किसी पर वार नहीं करना चाहता। लगभग 15 मिनट तक गोलियों की आवाज़ आती रही और देखते देखते वहाँ के सभी लोग एक एक करके मरने लगे। पहले रंगा की सभी आदमी मारे गए और उसके बाद डैनी और स्टीवन के लोग और साथ में कुछ पुलिस वाले को भी गोलियां लग गई। फिर एक गोली चलाई सीधी जाकर डैनी के माथे के पार हो गई। डैनी को मरते हुए देखा रंगा घबरा गया और उसने अपना हथियार फेंककर अपने हाथों को ऊपर करके बैठ गया, जिसे पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया। और जब सभी हार गए तब स्टीवन ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। फिर जिस बॉक्स के पीछे ध्रुव था वहां पर ध्रुव के माथे पर किसी ने बंदूक रख दी। ध्रुव ने ऊपर देखा तो वहां पर राणा खड़ा था। राणा ने कहा मैं 24 घंटे में तुमको मरने का बोला था और अभी भी 1 घंटा बाकी है। फिर राणा ने अपनी बंदूक हटाई और ध्रुव को खड़ा किया है। इतने में वहां ध्रुव के सभी दोस्त भी आ गए थे। राणा ने उनको देखते हुए कहा जब मैं यहाँ आया तो उन्होंने आते ही मुझे तुम्हारी और रंगा के बीच की बात की वीडियो दिखाई, जिससे मुझे पता चल गया कि तुमने कुछ नहीं किया, इसलिए तुम अभी जिंदा हो। ध्रुव ने गोदाम में जाने से पहले अपने दोस्तों को यही काम दिया था कि वह बाहर से उसकी और रंगा के बीच की बात की वीडियो बनाकर रख ले जो बाद में उसको बचा सके। फिर राणा ने उन सबको घर जाने के लिए बोला और कुछ दिनों बाद कोर्ट में ध्रुव को छोड़ दिया। राणा ने रंगा से सारी बात निकलवानी थी जिसकी वजह से ध्रुव बच गया। सब कुछ खत्म होने के बाद ध्रुव अपने सभी दोस्तों के साथ बैठा और उन सबको धन्यवाद दिया। ध्रुव ने कहा अगर इन सब में तुम सब मेरे साथ नहीं होते तो ऐसा कुछ कभी नहीं होता। मैं किस्मत से नहीं तुम लोगों की प्यार से के कारण बचा हूं और यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। फिर ध्रुव सबके पास गया और सबने एक ग्रुप हग किया। जब सबको लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो गया नहीं और ध्रुव भी खुश था, तभी उसके साथ ऐसा कुछ होता है इसके बारे में वो भूल ही गया था। उसके सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और वो एक बार फिर अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। और वहीं दूसरी तरफ विशाल अपनी परिवार के पास जाने का फैसला करता है ताकि वो ध्रुव को वापस ला सके। 56 सैड लाइफ। विशाल हर चीज़ करके देख चुका था लेकिन उसके पास अपने परिवार की मदद लेने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचा था। जहां पर ध्रुव को गए हुए कुछ समय ही हुए थे वहीं पर ध्रुव में पूरी एक लाइफ बिता दी थी और अब वह किसी और लाइफ के अंदर चला गया था, एक नई जगह पर। कैल्की द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। इस बार ध्रुव जिसके शरीर में गया था वह मुंबई के एक कॉलेज में पढ़ता था। वो ना तो पढ़ने में अच्छा और ना किसी और चीज़ में, लेकिन वो दिल का काफ़ी अच्छा था, हर किसी की मदद करता था। ना उसका नाम भी ध्रुव था और अब ध्रुव उसी की लाइफ जीने वाला था। एक दिन ध्रुव क्लास में अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठ था। उनमें से एक मंजीत नाम का लड़का बोला आज से तेरा भाई भी सिंगल नहीं है। मैंने पूजा को प्रपोज किया और वो मान गई। तभी एक प्रीत नाम का लड़का बोला जियो राजा, तुमने भी आखिरकार प्यार में पड़ ही गया। अब पता चलेगा तुझे जब वो सारी रात तुझे सोने नहीं देगी और फ़ोन पर बात करेगी। मंजीत नहीं यार, तुझे पता है मुझे कितनी नींद आती है, मैं फिर रात में उससे कैसे बात करूँगा। इससे अच्छा मैं उसे बोल दूंगा कि जो बात करनी है दिन में करे। और फिर सब हंसने लगते हैं। प्रीत बोलता है अब लगता है ध्रुव ही सिंगल है। बोल भाई हमारे लिए भाभी कब ढूंढ रहा है। ध्रुव नहीं यार, मैंने भी प्यार के बारे में नहीं सोचा है। प्रीत देख भाई, जब प्यार होगा ना तो हो ही जाएगा, तेरी मर्जी से नहीं होगा या तेरे सोचने से दिल तुझे खुद बता देगा कि तू उसके लिए है। मंजीत चलो भाई क्लास में चलते हैं। जब ध्रुव क्लास के अंदर जाने वाला था तो वो गेट पर एक लड़की से टकरा गया और जैसे ही वो लड़की गिरने वाली थी तो ध्रुव ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और वो लड़की ध्रुव की बाहों में चली गई। ध्रुव का एक हाथ उसके हाथ में था और दूसरा उसकी कमर पर और ध्रुव उस लड़की की आंखों में ही देख रहा था। फिर उस लड़की ने ध्रुव को दूर किया और बोली सॉरी मेरा ध्यान कहीं और था। ये बोलकर वो क्लास से बाहर चली गई और ध्रुव और उसके दोस्त अपनी सीट पर बैठ गए। प्रीत भाई तू क्लास की सबसे सुंदर और सिंपल लड़की से टकराया है। मंजीत इस लड़की का नाम क्या था। प्रीत इसका नाम निशा है। वीर धीरे से बोला निशा। प्रीत भाई तुझे कहीं प्यार तो नहीं हो गया है। वीर नहीं, ऐसे प्यार थोड़ी होता है। फिर सब क्लास के बाद घर चले गए। ध्रुव रात को अपने कमरे में बेड पर लेटा और जैसे ही सोने लगा तो उसकी आंखों के सामने निशा का चेहरा आने लगा। ध्रुव को बार बार वही याद आ रहा था जो दिन में हुआ, उसे पूरी रात नींद ही नहीं आई। अगले दिन ध्रुव जब कॉलेज गया तो उसकी आंखें लाल हो गई थी। प्रीत ने पूछा तू ठीक तो है। ध्रुव नहीं यार, कल सारी रात नींद ही नहीं आई मुझे। मंजीत हंसते हुए बोला कहीं निशा की तो याद नहीं आ रही थी। ये सुनते ही सभी दोस्त हंसने लगे। ध्रुव हाँ यार, कल मैं जैसे ही आंखों को बंद करता तो वो देखती और कल जो हुआ वही याद आता। प्रीत लगता है भाई को प्यार हो गया है। ध्रुव कुछ नहीं बोला और नीचे देखने लगा। मंजीत अब हम भाई को उसके प्यार से कैसे मिलाए गए, वो तो किसी लड़के से ज़्यादा बात भी नहीं करती। प्रीत लेकिन ध्रुव से करेगी ना। फिर सब क्लास के बाद प्रीत और मंजीत निशा के बारे में जितनी बात पता कर सकते थे करने लगे। फिर उसके बाद प्रीत वीर वो इस टाइम लाइब्रेरी में है, वहाँ जा। ध्रुव मैं क्या करूँगा लाइब्रेरी में। मंजीत कोई भी किताब लेके निशा के पास बैठे जाना, हम भी वही हो गए कुछ दूरी पर। ध्रुव पर प्रीत चल अब। फिर वे लाइब्रेरी में चले गए। वहाँ ध्रुव ने एक किताब ली और निशा के सामने बैठे गया और प्रीत और मंजीत थोड़ी दूरी पर। मंजीत इशारे करने लगा वीर को कि कुछ बोल इससे।
वीर निशा से बोला, उस दिन तुम्हें लगी तो नहीं थी ना। निशा ने ऊपर देखा तो उसे याद आया कि ये तो वही लड़का है जो क्लास में टकराया। निशा बोली, नहीं मैं ठीक हूँ, और वापस से अपनी किताब पढ़ने लगी। वहाँ दूसरी ओर से मंजीत और प्रीत अभी भी ध्रुव को बोलने के लिए इशारे कर रहे थे। ध्रुव, शायद उस दिन मेरी गलती थी। निशा, नहीं। ध्रुव, तुम वैसे क्या पढ़ रही हो? निशा, नोवेल। क्यों? ध्रुव, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, अच्छी है क्या? निशा, हाँ इसलिए तो पढ़ रही हूँ। फिर ध्रुव को कुछ और नहीं सूझा तो वो बाहर चला गया। उसके पीछे ही प्रीत और मंजीत भी आ गए। प्रीत, थोड़ी और प्यार भरी बात कर लेता। मंजीत हंसने लगा और बोला, वो क्या प्यार भरी थी? प्रीत, पहला दिन है भाई का, इससे अच्छा और कर भी क्या सकता था। अब ध्रुव, तू हर रोज एक काम कर। ध्रुव, क्या? प्रीत, तू हर रोज निशा के पास जाएगा, उससे बात करेगा और जितना हो सके उसकी नज़रों में ही रहना। मंजीत, हाँ इससे वो तुझे अपना दोस्त तो बना ही लगी और अभी के लिए इतना काफ़ी है। फिर ध्रुव ने ऐसा ही किया, वो हर रोज निशा से मिलता और बात करता, उसके साथ जितना हो सके रहता। कुछ दिनों में ही ध्रुव और निशा में दोस्ती हो गई। एक दिन जब निशा और ध्रुव पार्क में बैठे थे तब, ध्रुव, मैं एक बात बोलूँ क्या? निशा, हाँ। ध्रुव, मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तो तब से तुमसे प्यार हो गया और हर जगह बस तुम दिखने लगी हो। ये बोलते ही ध्रुव को ऐसा लगा कि उसका दिल काफ़ी जोर से धड़क रहा है। उसे चिंता होने लगी कि निशा अब क्या बोलगी। निशा, देखो ध्रुव, हम बस दोस्त हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, हम कभी एक नहीं हो सकते। ध्रुव, पर क्यों, तुम किसी और को पसंद करती हो क्या? निशा, नहीं। और ये बोलकर निशा वहाँ से चली गई। और निशा जब क्लास में बैठी थी तब उसे खांसी आई और उसने अपना रुमाल मुंह पर रख लिए। जब उसने देखा तो उस पर खून लगा हुआ था। फिर निशा क्लास से सीधा घर के लिए चली गई और कॉलेज वापस आई ही नहीं। ध्रुव अपने दोस्तों से बोला, यार मुझे उसे नहीं बोलना चाहिए था कि मैं उससे प्यार करता हूँ, उसके बाद वो आई ही नहीं यार कॉलेज, सब मेरी गलती है। प्रीत, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है भाई, उसे भूल जा और नई शुरुआत कर। ध्रुव, नहीं यार, मैं उसे नहीं भूल सकता, वो मेरा पहला और आखिरी प्यार है। मंजीत, ऐसी बात मत कर, उसे आना होता तो आ जाती। ध्रुव, मैं जा रहा हूँ निशा को ढूंढने, उसके किसी दोस्त को तो पता होगा कि वो कहाँ है। मंजीत, चल हम भी चलते हैं। फिर वे मिलकर क्लास की और जो भी लड़की निशा के साथ होती थी उससे जाके पूछने लगे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो क्यों नहीं आ रही और ये भी बोल रही थी कि अब वो हमारा फ़ोन भी नहीं उठा रही है। ऐसे में ध्रुव को और चिंता होने लगी और वो सीधा प्रिंसिपल के ऑफिस में चला गया। ध्रुव, मुझे कुछ पूछना है सर। प्रिंसिपल, हाँ बोलो। ध्रुव, सर मुझे हमारे कॉलेज की एक लड़की के बारे में पूछना है, वो अचानक से उसने आना बंद कर दिया है सर, उसका नाम निशा है। प्रिंसिपल, देखो मैं उसके बारे में नहीं बता सकता, कुछ काम होगा घर पर इसलिए नहीं आती होगी। ध्रुव, अगर सर काम होता तो किसी को तो बताती, और ना वो अब किसी का फ़ोन उठा रही है। मैंने उसके सारे दोस्तों से पूछ लिए है, अब आप ही जो मुझे बता सकते हो, मुझे जाना है कि वो ठीक तो है सर प्लीज। प्रिंसिपल, ऐसी बात है तो मैं तुम्हें उसके घर का पता दे सकता हूँ। और फिर प्रिंसिपल ने ध्रुव को निशा के घर का पता बता दिया और ध्रुव जल्दी से निशा के घर के लिए निकल गया। मंजीत, हम कहाँ जा रहे हैं, कुछ तो बोल। ध्रुव, हम निशा के घर जा रहे हैं अभी। फिर प्रीत और मंजीत ने कुछ नहीं बोला और उसके साथ जाने लगे। कुछ ही देर में सब निशा के घर पर थे और ध्रुव एक मिनट नहीं रुक और अंदर जाने के लिए बेल दबा दी। फिर अंदर से एक औरत आई। ध्रुव, हम निशा से मिलने आए हैं, कहा है वो और कॉलेज क्यों नहीं आती? तभी वो औरत रोने लगी और रोते रोते बोलती, मैं निशा की माँ हूँ। मंजीत, आंटी आप रो क्यों रही हो? निशा की माँ, निशा हॉस्पिटल में है। ध्रुव हैरान होते हुए बोला, पर क्यों? निशा की माँ, ब्लड कैंसर है। और फिर से वो रोने लगी। ये सुनते ही ध्रुव एक बार लड़खड़ा गया और फिर से बोला, कौन से हॉस्पिटल में? फिर निशा की माँ ने उसे बता दिया कि वो कहाँ है और ध्रुव निशा से मिलने के लिए चला गया। कुछ ही देर में वे हॉस्पिटल में आ गए थे और वहाँ से उस कमरे के पास चले गए जहाँ निशा थी। जब ध्रुव ने खिड़की से निशा को देखा तो उसे आंसू आ गए। अंदर निशा को कुछ मशीन लगी हुई थी, साथ में ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। ध्रुव ने निशा की हालत देखते तो उसे लगा कि उसका दिल बैठ गया है और वो रोने लगा। प्रीत और मंजीत बोलने लगे, भाई रो मत, सब ठीक हो जाएगा, चल अंदर जा और निशा से मिल ले। ध्रुव ने अपने आंसू साफ किया और अंदर चला गया। अंदर जाते ही वो निशा के पास बैठा और उसका हाथ पकड़ लिए। इतने में फिर से उसकी आंखों से आंसू आने लगे। फिर निशा ने अपनी आंखें खोली और बोली, ध्रुव तुम यहाँ? वो काफ़ी धीरे बोल रही थी। ध्रुव, तुम मुझे पहले बता नहीं सकती थी कि तुम बीमार हो? निशा, तुम मुझसे प्यार करने लगे थे, शायद मैं भी प्यार करने लगी थी, इसलिए तुमसे दूर होने के लिए मैं वहाँ से चलती गई, पर क्या बताती मैं कि मेरे पास कुछ ही दिन है जीने के लिए। ध्रुव, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या सोचती हो और इससे मेरा प्यार कम भी नहीं होगा, मैं तुमसे ही प्यार करता था और करता रहूँगा। ये सुनकर निशा की आंखों में आंसू आ गए। ध्रुव निशा के सामने तो काफ़ी अच्छे से उसे बातें करता और अकेले में काफ़ी रोता। ये देखा कर उसके दोस्त भी काफ़ी उदास थे। वे उसे हिम्मत रखने की सलाह देते लेकिन ध्रुव की हिम्मत ही नहीं होती, वो निशा को खोने से डरता था।
एक दिन ध्रुव निशा के पास बैठा था, फिर निशा जोर जोर से खांसने लगी और खून की उल्टी कर दी। ये देखकर ध्रुव पूरी तरह टूट गया और बाद में डॉक्टर से जाकर बोला, क्या कहीं पर भी निशा का इलाज नहीं हो सकता? मैं निशा को कहीं पर भी लेकर जा सकता हूँ। डॉक्टर, नहीं, उसके पास इतना टाइम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन, फिर वो नहीं बचेंगी। ध्रुव, मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। फिर वो अपने दोस्तों के साथ निशा के पापा के पास गया और ध्रुव बोला, अंकल हम निशा को बाहर लेके जाना चाहते हैं। निशा के पापा, नहीं, उसकी हालत देख रहे हो तुम, मेरी बच्ची मर रही है और तुम्हें बाहर जाना है। प्रीत, अंकल अब तो डॉक्टर ने भी बोल दिया है कि उसके पास कुछ ही दिन है, तो आप क्या चाहते हैं कि वो अपने आखिरी दिन इस कमरे में पड़े पड़े निकले? निशा के पापा, ठीक है पर उसका ध्यान रखना। ध्रुव, अपनी जान से भी ज़्यादा। फिर ध्रुव निशा के पास गया और बोला, चले मैडम। निशा, कहा। ध्रुव, बाहर तुम्हें क्या यही रहना है? डॉक्टर से भी बात कर ली है। फिर ध्रुव निशा को पहले तो उसे पार्क में ले गया जहाँ वो और निशा बैठा करते थे। निशा काफ़ी खुश थी वहाँ से बाहर आके। फिर उसने ध्रुव के साथ अपनी पसंद की जगहों पर गई, अपने दोस्तों से बातें की और ध्रुव के साथ मूवीज़। ध्रुव भी खुश था निशा को खुश देखकर। एक दिन वे दोनों निशा की पसंद की जगह नदी के पास बैठे थे। अब निशा की हालत पहले से ज़्यादा खराब लगा रही थी। फिर निशा ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और उसके पास जाके उसके होठों पर किस करने लगी और कुछ ही टाइम में निशा नहीं रही। ध्रुव ने निशा को देखा और उसे अपनी बाहों में ले लिया और रोने लगा। ध्रुव को रोता देखकर प्रीत और मंजीत भी उसके पास आ गए और ध्रुव को हिम्मत देने लगे। ध्रुव हर बार एक अलग जिंदगी में पहुंच जाता, उनसे वो जिंदगी जीनी पड़ती, चाहे वह अच्छी हो या बुरी। इसमें ध्रुव कुछ भी नहीं कर सकता था और हर एक जिंदगी के खत्म होते ही वो फिर से किसी और जिंदगी में पहुंच जाता। CH57 लव एंड मनी। ध्रुव इस बार जिसमें गया था वह उसकी पहले वाली जिंदगी जैसी ही थी, लेकिन वह उसे काफ़ी ज़्यादा अलग थी, जहां पर ध्रुव अपनी लाइफ अच्छे से खुशी खुशी बिता रहा था। कैल्की द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। वैसा की लाइफ में कुछ भी नहीं था, ये थोड़ी बहुत ही खुश जैसी की, लेकिन इतनी भी नहीं कि धूप इसमें खुश रह सके। वैसे तो दिल्ली बहुत बड़ी और सुंदर है और यहाँ पर रहना किसी सपने से कम नहीं है। जो भी यहाँ एक बार आता है यही का होकर रुक जाता है। दिल्ली के ही एक छोटे से रेस्टोरेंट में एक 20 साल का लड़का काम कर रहा है। उसके कपड़े बहुत गंदे और पुराने हो गए हैं, उन पर काफ़ी दाग भी लग गए हैं सफाई करने से। वो लड़का काम कर ही रहा होता है, इतने में एक आवाज़ आती है, ध्रुव तू कामचोर होता जा रहा है, मैंने तुझे बाहर की टेबल साफ करने को बोला था और तू सुबह से ही यहीं पर लगा हुआ है। आज संडे है, सबकी छुट्टी है, इसलिए काफ़ी भीड़ है, तो जल्दी जाकर बाहर की सफाई कर, रेस्टोरेंट का मालिक बोलता है। तुरंत ही ध्रुव ये काम छोड़कर बाहर की सफाई के लिए चला जाता है। ध्रुव दिल्ली में एक छोटे से किराए के घर में रहता है और वहीं से कॉलेज जाता है और कॉलेज के बाद यहाँ आकर पार्ट टाइम जॉब करता है और इस काम से जो पैसे मिलते हैं उसी में काम चलता है। आज संडे है इसलिए वीर सुबह से इसी रेस्टोरेंट में काम कर रहा है। ध्रुव काम कर रहा होता है, इतने में ध्रुव का फ़ोन बजता है। वो देखता है तो उस पर किरण लिखा होता है। ध्रुव बोलता है, शीट यार मैं भूल गया, आज मुझे किरण के साथ मूवी देखने जाना था। ध्रुव अपने गंदे हाथ एक कपड़े से पूछता है और फ़ोन उठा लेता है। सामने से आवाज़ आती है, तुम आ रहे हो या मैं जाऊँ? किरण बोलती है, यार अभी मैं थोड़ा काम में फंस गया हूँ, कुछ देर में आता हूँ। ध्रुव किरण से कहता है, अगर तुम 10 मिनट में यहाँ नहीं आए तो मुझे भूल जाना। किरण ये बोलकर फ़ोन गुस्से में काट देती है। ध्रुव रेस्टोरेंट के मालिक संजय सिंह के पास जाता है और बोलता है, सर मुझे एक बहुत ज़रूरी काम आ गया है, मुझे जाना होगा, मैं कुछ घंटों में आ जाऊँगा। आज वैसे भी दूसरा काम करने वाला नहीं आया, अगर तुम भी चले गए तो यह काम क्या मैं करूँगा, और तुम वैसे भी यहाँ कितना कम ही आते हो, संजय सिंह कहता है। ध्रुव कई बार उनको मनाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानते। फिर संजय सिंह कहते हैं, अगर अब तुम गए तो अपने लिए कोई नया काम ढूंढ लेना। ध्रुव एक बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है, अगर वो किरण के पास नहीं गया तो वो गुस्सा हो जाएगी और गया तो उसको कोई नया काम देखना पड़ेगा। किरण मेरा प्यार है, मैं किरण के लिए एक क्या ऐसी कई जॉब छोड़ सकता हूँ। ये बोलकर ध्रुव वहाँ से किरण के पास जाने के लिए निकल जाता है। वो जगह थोड़ी दूर थी इसलिए ध्रुव को काफ़ी टाइम लग जाता है। ध्रुव वहाँ आने के बाद किरण को बार बार फ़ोन करता है लेकिन किरण उसका फ़ोन नहीं उठती। किरण ने ध्रुव को यहाँ आने के लिए 10 मिनट दिए थे लेकिन अब 1 घंटे से ऊपर हो गया है। ध्रुव अंदर जाने लगता है, इतने में एक गार्ड उसको रोकता है और बोलता है, अरे भाई कहाँ जा रहे हो, पहले टिकट तो दिखा दो। भाई मेरे साथ में एक लड़की थी, मैं थोड़ा लेट हो गया इसलिए वो शायद अंदर चली गई है, टिकट उसके पास ही है। ध्रुव उसको कहता है, तेरे जैसे यहाँ बहुत आते हैं, या तो तू पहले जाकर एक और टिकट ले ले या अपनी दोस्त को फ़ोन करके यहाँ भुला ले, गार्ड कहता है। ध्रुव सोचता है, मेरे पास अभी 50 ही रुपये है, इतने में तो एक और टिकट नहीं आएगी और ना किरण मेरा फ़ोन उठा रही है, कुछ देर में फिल्म खत्म हो जाएगी और जब किरण बाहर आएगी तो मैं उसको मना लगा। ये सोचकर ध्रुव वहीं बैठे जाता है। ध्रुव के पास के लड़की बैठी होती है, वो जैसे ही ध्रुव को देखती है तो वहाँ से खड़ी हो जाती है और दूर जाकर बैठे जाती है। ध्रुव यहाँ जल्दी जल्दी में ऐसे ही आ गया था, उसने वही पुरने वो दाग लगे हुए कपड़े पहन रखे थे और ध्रुव के बाल भी बिखरे हुए थे। ये फिल्म कब खत्म होगी, ध्रुव बोलता है।
कुछ देर के बाद अंदर से लोग बाहर आने लगते हैं। ध्रुव उनको देखकर खड़ा होता है और उनमें किरण को देखने लगता है, लेकिन जब ध्रुव किरण को देखता है तो हैरान हो जाता है, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। किरण अंदर से एक लड़के के हाथ में हाथ डाले हुए बाहर आ रही थी। ध्रुव उस लड़के को देखते ही पहचान जाता है कि ये तो उसी के कॉलेज का लड़का है। ध्रुव तेजी ने किरण के सामने जाता है और बोलता है, तुम इसके साथ क्या कर रही हो? किरण पहले तो ध्रुव को ऊपर से नीचे तक देखती है और फिर बोलती है, अपनी हालत देख फटीचर, तेरे साथ कौन सी लड़की रहना चाहेगी? तू उसको एक टाइम का खाना तो ठीक से खिला नहीं सकता, लेकिन तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना, और मैं भी तो तुमसे कितना प्यार करता हूँ, ध्रुव किरण से कहता है। किरण हंसते लगती है और बोलती है, मैं प्यार और तुझसे तेरी औकात ही क्या है मुझसे प्यार करने की? तू एक गरीब था और रहेगा, और ना तो तेरी तकदीर में पैसा है और ना प्यार। ये सुनकर ध्रुव की आंखों से आंसू आ जाते हैं। ध्रुव ने जिस लड़की के लिए इतना काम किया और उसी लड़की के लिए अपना काम छोड़ भी दिया, उसने एक ही पल में उसको छोड़ दिया। आज के बाद अपनी शकल मत दिखाना, किरण बोलती है। इतने में किरण के पास खड़ा लड़का अपनी जेब से एक 500 का नोट निकलता है और वीर को दिखाते हुए उसकी जेब में डाल देता है। मुझे नहीं लगता तूने कभी इतने पैसे देखे भी होंगे, और हाँ, तूने आज तक किरण पर जितने रुपये खर्च किया है वो इसमें से काट लेना और बाकी से हमारी तरफ से नए कपड़े ले लेना, वो लड़का बोलता है। इस बात पर किरण और वो लड़का हंसने लगते हैं और वहां से चले जाते हैं। ध्रुव वही खड़ा उनको जाते हुए देखता रहता है और फिर ध्रुव भी अपने घर जाने के लिए चला जाता है। जब ध्रुव अपने घर तक आ जाता है तो इतने में वहां 5 बड़ी और सुंदर काले रंग की गाड़ियां आकर रुकती है और उनमें से एक गाड़ी में से एक आदमी बाहर आता है और ध्रुव से बोलता है, घर पर सब आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए बाबा। मैंने तुमसे और उनको कितनी बार कहा है, अब मेरा उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं है, तो आगे से यहाँ कभी मत आना, ध्रुव कहता है और उस आदमी को देखने लगता है। सर ने पहले ही बोला था कि आप कुछ ऐसा ही बोलने वाले हो, लेकिन उन्होंने आपके लिए ये लेटर दिया है, या आप बाद में पढ़ लेना जब भी मन करे, तो वो आदमी ध्रुव को बोलता है और वो लेटर उसके हाथ पर रख देता है। उसके बाद वे सब वहां से चले जाते हैं और ध्रुव भी अपने घर में आ जाता है। वो एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक छोटा सा बेड, और कमरा देखने में काफ़ी गंदा लग रहा था। ध्रुव वो लेटर देखता है और उसको बिना पढ़े ही बेड फेंक देता है और अपने कपड़े बदल लेता है। इतने में उसके दरवाजे पर कोई आता है। फिर ध्रुव दरवाज़ा खोलता है तो सामने मकान मालिक खड़ा होता है। वो बोलता है, मेरा किराया देना है या नहीं? कब से मेरे घर पर ऐसे ही पड़े हो? मैं जल्दी ही आपका किराया दे दूंगा, मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, ध्रुव कहता है। नहीं रे नहीं, बहुत टाइम दे लिए, या तो कमरा खाली कर दे या मुझे कुछ किराया दे। फिर ध्रुव अंदर जाता है और कुछ पैसे ढूंढने लगता है। उसको अपनी जेब में 500 रुपये मिलते हैं जो उसे उस लड़के ने किरण के बदले दिए थे। वो पैसे देखकर ध्रुव को किरण याद आती है और फिर ध्रुव की आंखों में पानी आ जाता है। इतने में वो मकान मालिक बोलता है, जल्दी कर, मुझे और भी कई काम है। ध्रुव वो 500 का नोट उसे देता है। फिर वो नोट देखकर खुश होता है और बोलता है, अब तक का अपना हिसाब हो गया, अब 2 दिन में आगे का किराया दे देना, नहीं तो ये कमरा खाली कर देना। ये बोलकर वो मकान मालिक वहां से चला जाता है। ध्रुव दरवाजा बंद करता है और बेड पर जाकर बैठ जाता है। फिर उसकी नज़र उस लेटर पर पड़ती है। ध्रुव वो लेटर खोलता है, उसमें लिखा था, डियर ध्रुव, 10 साल हो गए हमें मिले, एक गलती के लिए कोई सब कुछ छोड़कर थोड़ी जाता है। उस गलती के लिए तुमसे मैंने कितनी बार माफ़ी मांगी है, क्या तुम अपने पिता को माफ़ नहीं कर सकते? जब से तुम गए हो मुझे घर आने का भी मन नहीं करता, पता नहीं कितना और मैं जी सकता हूँ, कुछ दिन तो मुझे भी अपने बेटे के साथ रहने दो। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और तुम्हारे लिए एक बैंक का कार्ड भी भेजे रहा हूँ, इसको रख लेना और वापस आ जाना, तुम्हारे पापा। फिर ध्रुव वो कार्ड देखता है और वो कार्ड देखते ही उसकी आंखों में गुस्सा देखा जा सकता है और फिर ध्रुव उस कार्ड को फेंक देता है और लेटर को जलाने लगता है। मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर सकता हूँ और न ही मुझे आपके पैसे से मतलब है, मैं कभी वापस उस घर में नहीं आऊँगा, ध्रुव बोलता है और उस जलते हुए लेटर को देखने लगता है। ध्रुव के साथ एक ही दिन में कितना बुरा हो गया ये उसने सोचा नहीं था। पहले ध्रुव ने किरण के लिए अपना काम छोड़ दिया जो उसको कितनी मुश्किल से मिला था। फिर किरण ने ध्रुव को ये बोलकर छोड़ दिया कि उसके पास पैसे नहीं है, और फिर ये उसके पापा का लेटर उसको और दुखी कर रहा था। हमारा 2 साल का रिश्ता तुम एक ही बार में कैसे तोड़ सकती हो किरण? मैंने तुम्हारे लिए जो कर सकता था वो किया, मैं जो पैसे कमाता था वो सारे तुम पर लग देता, फिर भी तुमने ऐसा किया। ध्रुव खुद से कहता है, ठीक है, तुमको छोड़कर जाना है तो जाओ, मैं तुमको नहीं याद करूंगा, तुमने तो कभी प्यार किया ही नहीं। रात हो गई थी इसलिए ध्रुव बिना कुछ खाए ही सो गया। अगले दिन ध्रुव उठकर कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गया और फिर कॉलेज के लिए निकल गया। रास्ते में ही कुछ लेकर खा लिए। ध्रुव का कॉलेज में जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन अब उसके पास कुछ था भी नहीं करने को, तो वो कॉलेज ही आ गया। ध्रुव जैसे ही कॉलेज में जाता है तो वहाँ किरण उसी लड़के के साथ एक बाइक पर बैठी थी, उसके पास कुछ और भी लड़के लड़कियाँ थी। ये देखो आ गए महाराज, किरण ने कहा। यार ध्रुव, कभी तो अच्छे कपड़े पहन लिए कर, तेरी वजह से कॉलेज बदनाम हो रहा है, लोग बोल रहे हैं इस कॉलेज में भिखारी कब से आने लगे, एक लड़के ने कहा, और इस बात पर सभी हंसने लगे। मैंने तुझे जो कल पैसे दिए उसका क्या किया? कोई उनसे ही कपड़े ले लेता, किरण के साथ वाले लड़के ने कहा। इसने पक वो पैसे लग दिए होंगे, जब पहली बार कोई इतने पैसे देखता है तो उससे रहा नहीं जाता, किरण ने कहा। और ध्रुव वो पैसे वापस कर, उस लड़के ने कहा।
वो अभी मेरे पास नहीं है, मैं तुमको बाद में दे दूंगा, दबी हुई आवाज में ध्रुव ने बोला। इसने तो सच में वो पैसे लग दिए किरण, एक लड़की ने ध्रुव का मजाक बनाने के लिए बोला। छोड़ यार, इस जैसे से कोई उम्मीद भी क्या कर सकता है, चल निकल यहाँ से, किरण ने कहा। ध्रुव को किरण की बात दिल पर लग रही थी लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए वो वहां से चला गया। उसको जाता हुआ देखकर किरण और उसके दोस्त हंसने लगे। 58 फैमिली बिजनेसेस। जब किरण ध्रुव का मजाक उड़ती है तो ध्रुव को बहुत बुरा लगता है। कैल्की द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। फिर ध्रुव कॉलेज के हॉस्टल में जाता है, वहां ध्रुव के 3 दोस्त रहते हैं, प्रीत, सोनू और तुषार। ध्रुव अपने दोस्तों के कमरे में जाता है, वे वहीं पर पड़े सो रहे होते हैं। उठो बे, और कितना सोना है, कब की सुबह हो गई है, ध्रुव अपने दोस्तों से कहता है। तू कब आया भाई, प्रीत खड़ा होते हुए बोलता है। उसके बाद सोनू और तुषार भी उठा जाते हैं। कैसा है भाई, बड़े दिनों के बाद आया, तुषार कहता है। पहले ठीक से उठा जाओ और कॉलेज के लिए तैयार हो जाओ, फिर बात करते हैं, ध्रुव अपने दोस्तों से कहता है। वही दूसरी और एक बड़ी सी कंपनी में एक आदमी सफ़ेद सूट पहनने एक आदमी खड़ा है, उसके पास में वही आदमी आता है जो कल ध्रुव के पास गया था। ये आदमी ध्रुव के पापा रणदीप नैंडर है, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन है, इनके पास करोड़ों रुपये है। क्या फ़ायदा इतनी दौलत का जब मेरी असली दौलत मेरा बेटा एक गरीब की ज़िंदगी जी रहा है, वो बोले तो मैं उसके लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। रणदीप नैंडर उस आदमी से खाते हैं। वो आदमी इनके लिए काम करता है और इनका अच्छा दोस्त भी है जिसका नाम राज है। बॉस ध्रुव बाबा आपसे ज़्यादा ही गुस्सा है, वो आपके पैसे नहीं लेगा और ना ही आपके पास आएगा, राज कहता है। तो मैं क्या करूं, मैं उसके लिए सारी धन दौलत छोड़ सकता हूं। ये सारी करोड़ों की दौलत उसकी तो है लेकिन वो मेरे पास तो आए, रणदीप नैंडर बोलते हैं। जो इतने साल पहले हुआ उस एक गलती के कारण वो आपसे नाराज है और होना भी चाहिए, उस गलती ने ध्रुव बाबा का सब कुछ छीन लिया और उसका गुस्सा वो आप पर निकाल रहे हैं, राज कहता है। मैं जानता हूँ मेरी गलती है, उसका दर्द मुझे भी है, तुम तो जानते हो उस टाइम मेरी क्या मजबूरी थी, रणदीप नैंडर निराशा होते हुए कहते हैं। मुझे लगता है ध्रुव बाबा आपको एक दिन माफ़ कर देंगे और घर आ जाएंगे, राज बोलता है। उसके बाद ध्रुव के पापा हाँ बोलते हैं और कहते हैं चलो काम पूरा करते हैं, हमारी नई कंपनी के लिए मीटिंग कब है, मुझे जल्दी से जल्दी काम पूरा करना है। वही ध्रुव अपने दोस्तों के साथ बैठा है। ध्रुव अब तुम यहीं पर रहने आ जाओ, तुम्हारे पैसे भी बचेंगे और हम सब मिलकर खूब मस्ती करेंगे और बहुत पार्टी करेंगे, सोनू कहता है। और इसी बात पर सब हंसने लगते हैं, ध्रुव भी थोड़ा खुश होता है। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि हॉस्टल में ही रहना अच्छा होगा, तुम सबके साथ साथ रहता हूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है, ध्रुव बोलता है। तो पक्का हो गया, हम कॉलेज खत्म होने के बाद जाकर ध्रुव का सामान ले आएंगे, प्रीत ने कहा। फिर सभी दोस्त हाँ भरते हैं और अपनी क्लास के लिए चले जाते हैं। फिर ध्रुव अपने दोस्तों के साथ क्लास के लिए जाने लगता है। जब वे जा रहे होते हैं तो इतने में सामने से किरण और वो लड़का आ जाता है। सारा मूड खराब कर दिया, किरण ध्रुव को देखकर बोलती है। किसी हो, किरण सोनू पूछता है। एक फटीचर का दोस्त, फटीचर, किरण सोनू को बोलती है। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो किरण, तुम तो ध्रुव से प्यार करती हो ना, फिर ये अमर तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, तुषार पूछता है। प्यार, और मैं वो भी इस जैसे लड़के से जिसके पास खाने के भी पैसे नहीं है और वो मेरे सपने देखता है, किरण ध्रुव को देखते हुए बोलती है। तुम दूर रहा कर मेरी गर्लफ्रेंड से, अगली बार इसके पास भी दिखा तो छोड़ूंगा नहीं, याद रखना, अमर ध्रुव को बोलता है। ध्रुव चुपचाप सभी बात सुन रहा है और नीचे देख रहा है, वो बस यहाँ से जाना चाहता है, वो किरण को किसी और के साथ नहीं देख सकता। जब तुमने सारे रिश्ते ही खत्म कर दिए हैं तो बार बार मुझसे बात क्यों करने लगती हो, ध्रुव ने किरण से कहा। मैं और तुझसे बात करूंगी, चलो अमर, किरण बोलती है और वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद प्रीत पूछता है, इसने तुम्हें कब छोड़ दिया भाई, और तुमने हमें एक बार भी नहीं बताया। ये हमें अपना मानता ही नहीं है, अगर मानता तो अपने दुख को हमें भी बताता, तुषार कहता है। यार ऐसी बात नहीं है, मैं बताने ही वाला था लेकिन मेरी इस बारे में बात करने की हिम्मत नहीं हुई, ध्रुव कहता है। चल छोड़ भाई, तेरे गम को दूर करते हैं, आज की पार्टी मेरी तरफ से, सोनू बोलता है। ये सुनकर सब खुश होते हैं लेकिन ध्रुव बोलता है, मेरा मन नहीं है, तुम सब करो। क्या कर रहा है भाई, ये पहली बार तो खुद से पार्टी के लिए बोल रहा है, तू आज मना नहीं कर सकता, प्रीत ध्रुव को कहता है। तुषार भी यही बात बोलता है तो सोनू मुंह बनाकर बोलता है, कितनी बार तो मैं पार्टी करता हूँ। इस बात पर सभी दोस्त हंसते हैं और फिर सभी पार्टी करने के लिए ध्रुव के कमरे पर चले जाते हैं। फिर सभी ध्रुव के कमरे पर आ जाते हैं, वो खाने और पीने को थोड़ा सा सामान लाए थे। चलो पार्टी शुरू करते हैं, सोनू कहता है। इतने से क्या पार्टी होती है, कुछ तो ज़्यादा ले आता, तुषार बोलता है। इसने करा दी वही बड़ी बात है, प्रीत कहता है, और इस बात पर सभी दोस्त हंसने लगते हैं। फिर सभी दोस्त कुछ देर पार्टी और मस्ती करते हैं, उसके बाद वे मिलकर ध्रुव का सामान पैक करने लगते हैं, वे अपने साथ ही ध्रुव को लेकर जाने वाले थे। वही रणदीप नैंडर एक मीटिंग से आते ही राज से बोलता, तुम कुछ भी सोचो पर मेरा बेटा मेरे पास लेकर आओ, मैं उसको ऐसे और छोटे से रेस्टोरेंट में काम करता हुआ नहीं देख सकता, उसके पास इतनी सारी कंपनियां हैं, वो किसी में भी काम कर सकता है। एक तरफ जहां ध्रुव अपने दोस्तों के साथ अपने रूम पर पार्टी कर रहा था तो वही दूसरी ओर रणदीप नैंडर और राज ध्रुव की बातें कर रहे थे।
मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं मेरे बेटे को घर लाने के लिए, उसके अलावा मेरा कोई अपना नहीं है और मैं उसको मेरी एक गलती की वजह से एक गरीब की लाइफ जीता हुआ नहीं देख सकता, रणदीप नंदा राज से कहते हैं। आप किसी तरह ध्रुव बाबा के लिए पैसे दे तो जिससे उसकी लाइफ ठीक हो जाए, राज बोलता है। मैंने कितनी बार तो उसको पैसे देने की कोशिश की है लेकिन वो मेरे पैसे लेना ही नहीं चाहता, रणदीप नंदा कहते हैं। तो इस बार हम कुछ अलग कर सकते हैं, हम उसको किसी इनाम के रूप में पैसे दे देंगे और उसको पता भी नहीं चलेगा कि वो आपने दिया है, इसलिए वो इसका इस्तेमाल कर अपनी लाइफ अच्छी कर लेगा, राज बोलता है। हाँ ये अच्छा विचार, तुम कल की कल ये काम कर दो लेकिन उसको पता नहीं लगना चाहिए, रणदीप नंदा राज को बोलता है। फिर राज वहां से बाहर की ओर चला जाता है। उसके जाने के बाद रणदीप नंदा अकेले में बोलते हैं, तू मेरा बेटा है और तुझे एक गरीब की लाइफ और नहीं जीने दूंगा, बहुत जल्दी तू मेरे पास होगा मेरे बेटे। वहीं दूसरी ओर ध्रुव अपने दोस्तों के साथ अपना सामान बैग में डाल रहा था। उसके बाद वे हॉस्टल में आ गए थे। अब ध्रुव भी अपने दोस्तों के साथ एक ही कमरे में आ गया था। चलो ये अच्छा हुआ कि ध्रुव यहाँ आ गया, ये सुबह हमें जल्दी उठा देगा, काफ़ी दिन हो गए हैं क्लास में गए हुए, तुषार बोलता है और इस बात पर सभी दोस्तों हंसने लगते हैं। ये कितना भी उठा ले तुझे पर तू नहीं उठने वाला, सोनू बोलता है। इस बात पर एक बार फिर सब हंसते हैं और अगले दिन वे कॉलेज के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर राज कुछ लोगों को पैसे देकर उनको कुछ काम बताता है, फिर वे लोग हाँ बोलकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद राज बोलता है, चलो ये काम तो हो गया, अब बस ध्रुव बाबा को कुछ पता ना चले। जब ध्रुव कॉलेज में आता है तो सब लोग उसको ही देखते हैं। ध्रुव बोलता है, ये सब मुझे ऐसे घूर कर क्यों देख रहे हैं, तू है ये ऐसा जो भी तुझे देखता है देखता ही रह जाता है, प्रीत बोलता है। यार मजाक मत कर, मैं सच कहा रहा हूँ, आज कुछ तो बात है, ध्रुव कहता है। इतने में वही खड़े एक लड़के लड़कियों के ग्रुप में से एक लड़का बोलता है, सुनकर बुरा लगा ध्रुव कि तुझे किरण ने छोड़ दिया, ऐसा क्या कर दिया था जो उसने तुझे छोड़ दिया। इतने में दूसरा लड़का बोलता है, इसके पास कुछ करने के लिए पैसे कहाँ है, इसके पास तो खाने के भी पैसे नहीं है। फिर एक लड़की बोलती है, अच्छा हुआ किरण ने इसको छोड़ दिया, कोई भी होता तो इसको छोड़ ही देता। ऐसे ही सब उसका मजाक बनाने लगे। उसकी सोच छोटी थी, उसने पैसे देखे भाई का दिल नहीं, विशल बोलता है। छोड़ यार बोलने दे इनको, इससे मुझे ये पता चलता है कि मैंने कितनी गलत लड़की से प्यार किया था, ध्रुव कहता है। फिर पहले वाला लड़का बोलता है, हाँ हाँ अब तो कुछ बोलना ही पड़ेगा तुझे, लेकिन सब जानते हैं कि तू उसको ठीक से उस पर खर्च नहीं करता था। तभी एक और लड़की बोलती है, तुझे पता है जो जितनी सुंदर लड़की होती है उसके खर्च उतने ही ज़्यादा होते हैं, और किरण तो कितनी सुंदर थी, पता नहीं वो तेरे जैसे के साथ कैसे आ गई। जैसे ही सोनू गुस्से में कुछ बोलने वाला था तो इतने में ध्रुव ने उसको रोका और वहां से चला गया। उनके जाने के बाद उन्हीं लड़कों में से एक बोला, देखो कितना घमंड है इसमें, इसको इसकी औकात दिखानी पड़ेगी। दूसरा लड़का, हम क्या करें जिससे सबके सामने इसका कचरा हो जाए। फिर वो लड़का कहता है, अगले हफ्ते पूजा का बर्थडे है, उसमें इसको किसी तरह बुला लो। तब एक लड़की बोलती है, जब पूजा खुद इसको वहां बुलाएगी तो इसको वहां आना ही पड़ेगा। अच्छी बात है, तू आज ही पूजा से बात कर लेना और उसको बोल देना कि किसी भी तरह ध्रुव को उसकी पार्टी में बुला ले, वो लड़का कहता है। वही ध्रुव अपने दोस्तों के साथ क्लास में आ गया था। इतने में उसको बोलने लगते हैं, तू इस बात को भूल जा, हम तेरे साथ है तो तुझे किरण की क्या ज़रूरत। इतने में ध्रुव थोड़ा गुस्से में बोलता है, मैं तो किरण के बारे में नहीं सोच रहा, लेकिन तुम बार बार बोलकर मुझे उसकी याद दिला रहे हो। फिर उसके दोस्त चुप हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज के सामने कुछ लोग अच्छे कपड़ों में खड़े हैं। उनमें से एक बोलता है, राज सर ने यही कॉलेज का बोला था, इसी में पढ़ता है वो लड़का जिसको ये इनाम देना है। उन्हीं में से दूसरा लड़का, सर इतना बड़ा इनाम किसी लड़के के लिए है। राज सर ने मुझे उस लड़के की फ़ोटो दिखी थी और बोला था कि सिंपल कपड़े पहने हुए मिलेगा, वो पहले वाला आदमी बोलता है। सर एक बार राज सर को बता देते हैं कि हम यहाँ पर आ गए हैं और उनका ही काम कर रहे हैं, क्या पता कुछ काम का बता दे, एक आदमी कहता है। फिर जो पहले वाला आदमी था जो इनका लीडर भी था वो बोलता है, अच्छा विचार है, मैं अभी फ़ोन करता हूँ। फिर उस लीडर ने राज को फ़ोन कर दिया और कुछ देर बाद राज ने फ़ोन उठा लिए और वो बोला, काम हो गया क्या। इतने में लीडर थोड़ा डरते हुए बोलता है, अभी हम ध्रुव के कॉलेज के बाहर ही खड़े हैं, सोचा कि एक बार आपको बता दे। फिर उनके पास जाते हैं। ठीक है जल्दी काम पूरा करो, और जैसे बोला था उसको उस इनाम में पैसे दे दो, राज फोन पर बोलता है। 59 शॉक्ड। जब ध्रुव क्लास में बैठा था तो बाहर कॉलेज के गेट पर राज के लोग आ गए थे। वे राज को बता रहे थे कि वे इस काम को अब करने वाले हैं। कैल्की द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। राज फोन पर बोलता है, उसे प्यार से बात करना, तुम जानते नहीं हो कि वो कौन है, उसको पैसे के नाम पर गुस्सा जल्दी आता है, लेकिन तुमको ये काम करके ही आना है। आप चिंता मत करिए सर, ये काम हम आराम से कर देंगे, आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे हम, वो लीडर बोलता है। और उसके बाद राज हाँ बोलकर फ़ोन काट देता है। कुछ भी हो हमने ये काम करना ही है, अगर सर गुस्सा हो गए तो हमने छोड़ेंगे नहीं, लीडर अपने लोगों से बोलता है और वे कॉलेज के अंदर जाने लगते हैं। वही वो लड़की पूजा के पास जाती है और बोलती है, तू तेरे बर्थडे पार्टी में सबको बुला रही है ना। हाँ मैंने सबको बताना शुरू कर दिया है, काफ़ी बड़ी पार्टी करने वाले हैं मेरे पापा मेरे लिए, पूजा कहती है। वो सब तो ठीक है, तू अपनी पार्टी में ध्रुव को भी बुला लेना, वो लड़की पूजा को बोलती है। ठीक है तू बोल रही है तो वो भी आ जाएगा, वैसे भी सब आ रहे हैं तो उसके आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पूजा कहती है।
नहीं काफ़ी फ़र्क पड़ता है, वो नहीं होगा तो मज़ा कैसे आएगा, तू बस अपनी पार्टी के लिए बुला ले और देखना कि वो मना ना करे। वो लड़की बोलती है और पूजा हाँ भर देती है। वही वो लीडर और उसके लोग अंदर आ गए थे और ध्रुव को ढूंढ रहे थे। एक आदमी बोलता है, ध्रुव को आपने देखा है? हमने नहीं, हम उसको कैसे ढूंढे? वो लीडर कहता है, मैं देख रहा हूं ना, एक मिनट। जहां वो लीडर ध्रुव को ढूंढ रहा था वहीं ध्रुव अपनी क्लास लगकर बाहर आने लगा। वो रहा ध्रुव, लीडर बोलता है। फिर उस लड़के को जब उसके लोग देखते हैं तो एक बोलता है, वो कैसे हो सकता है सर, उसकी हालत तो देखो, उसने कैसे कपड़े पहने हैं। दूसरा बोलता है, कोई और होगा, मुझे नहीं लगता कि राज सर इस लड़के के लिए हमें काम देंगे। तुमसे जितना कहा है उतना ही करो, मैंने बोल दिया न कि यही है वो लड़का, और राज सर ने पहले ही बोला था कि उसने सबसे सिंपल कपड़े पहने होंगे। लीडर बोलता है, सर इसने सिंपल थोड़ी पहने हैं, ये देखने में भिखारी लग रहा है। एक आदमी बोलता है। जब लीडर और उसके लोग अंदर जा रहे थे तो सब उनको ही देख रहे थे और सोच रहे थे ये कौन है। फिर लीडर ध्रुव के पास गया और बोला, आपका ही नाम ध्रुव है ना? ध्रुव अपने दोस्तों के साथ खड़ा था, उसके दोस्तों हैरानी से ध्रुव को देखने लगे। तब ध्रुव कहता है, हाँ मैं ही हूँ, आप सब कौन है? सर हम लॉटरी के लिए आए हैं, आपको 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। जैसे ही आदमी बोलता है कि 1 करोड़ की लॉटरी लगी है तो वहां खड़े सभी लोगों की आंखें बड़ी हो जाती है, सब हैरान हो जाते हैं। वहीं पर खड़ी किरण के तो होश ही उड़ने लगते हैं, लेकिन ध्रुव को कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्रुव कहता है, जहां तक मुझे याद है मैंने कोई लॉटरी नहीं ली, फिर इसका इनाम मेरा कैसे हुआ? आप ठीक बोल रहे हैं सर, अपने लॉटरी नहीं ली, आपको मिली है। आप जहां से अपना सामान लेते थे घर के लिए, वहां उस दिन एक आदमी बैठा था जो हर किसी के लिए लॉटरी निकाल रहा था, लेकिन उस दिन जैसे ही वो आपको लॉटरी की टिकट देने लगा तो आप वहां से चले गए, लेकिन उस टिकट पर आपका नाम लिख दिया था, इसलिए मैं आपको उसमें जीते हुए 1 करोड़ का इनाम देने आया हूँ। वही एक और खड़ी किरण यही सोच रही थी कि कुछ दिन और ध्रुव के साथ रह जाती तो आज ये सारे पैसे मेरे होते। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ होगा, और माफ़ करना, ये इनाम मैं नहीं ले सकता, ध्रुव कहता है। ध्रुव की ये बात सुनकर सब और ज़्यादा हैरान हो गए। कुछ लोग आपस में बोलने लगे, ये पागल तो नहीं हो गया, ये 1 करोड़ को मना कर रहा, ये जानता भी है क्या कि 1 करोड़ कितना ज़्यादा होता है, इसकी लाइफ बन सकती है। दूसरा बोलता है, लगता है ये गरीब ही आया है और गरीब ही जाना है इसको। वही वो लीडर कुछ सोचता है और बोलता है, ऐसा मत बोलिए सर, आपको ये इनाम लेना ही होगा। ध्रुव उसको हर बार मना कर देता है। तभी उसके दोस्त बोलते हैं, क्या कर रहा है भाई, जब पैसे खुद आगे से चलकर आ रहे हैं तो तू ले क्यों नहीं रहा? प्रीत कहता है। फिर सोनू बोलता है, ये इनाम लेने इसका क्या करना है, हम बाद में देख लेंगे। और तुषार भी यही कहता है, हाँ भाई ये सही बोल रहे हैं, ले ले, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। ध्रुव अपने मन में सोचता है, ये ठीक नहीं किया पापा आपने, मैंने जब आपसे अपना रिश्ता ही तोड़ दिया है, फिर आप बार बार पैसे से मुझे अपने साथ लेने की क्यों सोच रहे हो? पैसों से आपकी गलती ठीक नहीं होने वाली। वो लीडर कहता है, सर ये आप ले लो, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। ध्रुव कहता है, मैं आपको कितनी बार बोलूं कि मैं ये इनाम नहीं ले सकता, और अब आप यहाँ से जाओ। जब काफ़ी देर तक ध्रुव नहीं मानता तो वो लीडर कहता है, ठीक है सर, अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन जब भी आपको ये इनाम लेना हो तो इस पते पर आ जाना। फिर वो लीडर ध्रुव को एक कार्ड देता है और वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद सब लोग ध्रुव को पागल बोलने लगते हैं कि उसने इतने पैसे छोड़ दिए। ध्रुव अपने मन में बोलता है, मैं आ रहा हूँ पापा। फिर ध्रुव वहाँ से बाहर की ओर चला जाता है। ध्रुव अपने कमरे में आते ही बोलने लगा, पापा आप इतना कैसे गिर सकते हैं? जब मैंने आपसे अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए हैं तो आप मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? क्या मैं एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकता? आपको जब पता है मैं वापस नहीं आने वाला, फिर आप क्यों मुझे अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहे हो? उसके बाद ध्रुव सोचता है, लगता है आपसे मिलकर आपको समझाने का टाइम आ गया कि अब हमारा रिश्ता क्या है। जब ध्रुव कमरे में अकेला ये सब बोल और सोच रहा था, इतने में वहाँ उसके दोस्त आ गए। इतने में प्रीत बोला, ये क्या था भाई, तूने इतना बड़ा इनाम क्यों छोड़ दिया? इसे लेने से तेरी लाइफ बन सकती थी। फिर तुषार कहता है, अभी भी टाइम है, उसने जो पता दिया है उस पर चलते हैं और वो इनाम के पैसे ले आते हैं, अभी भी देर नहीं हुई है। जब दोनों बोल रहे होते हैं तो सोनू भी कहता है, तुम दोनों थोड़ी देर के लिए चुप नहीं हो सकते क्या? अगर ध्रुव ने इनाम के पैसे लेने से मना किया है तो कुछ सोचकर ही किया होगा। इस बात पर वे चुप हो गए और ध्रुव के बोलने का इंतजार करने लगे। ध्रुव 1 मिनट चुप रहा और बोला, मुझे वो इनाम नहीं चाहिए जो मेरा नहीं है, और इस बारे में और कोई बात नहीं होगी। सब ठीक है बोलकर अपने अपने बेड पर जाकर बैठ जाते हैं। उसके बाद ध्रुव बाहर जाने लगता है। फिर सोनू पूछता है, कहाँ जा रहा है इस टाइम? ध्रुव बोलता है, मैं रेस्टोरेंट जा रहा हूँ, मुझे संजय सिंह से मिलना है। ये सुनकर तुषार कहता है, तू उसकी नौकरी फिर से करने वाला है? जिस तरह तूने उसका काम छोड़ है, लगता नहीं है वो तुझे काम पर वापस लगा। ध्रुव इस बात पर कुछ नहीं बोलता। वो जानता था कि संजय सिंह उसे फिर से काम पर नहीं लेने वाला, क्योंकि जिस दिन वहां काफ़ी लोग उसके रेस्टोरेंट आए थे और उसके यहाँ काम करने वाला एक आदमी भी नहीं आया था, तो वो किरण के लिए वो काम छोड़कर चला गया था। कुछ ही देर में ध्रुव रेस्टोरेंट के सामने खड़ा था और सोचने लगा, अगर मुझे काम पर रख लिए तो ठीक है, मैं फिर से यहाँ काम कर लूँगा, नहीं तो अपने सैलरी लेकर चला जाऊँगा, और मुझे पैसे भी चाहिए, मुझे काफ़ी दूर जो जाना है। अगर मैं पापा के पास गया तो आने और जाने में काफ़ी पैसे लगने वाले हैं, लेकिन जाना भी ज़रूरी है, उनको आमने सामने समझाना जो है। ये सोचकर ध्रुव उस रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। अंदर जाने ही उसको संजय सिंह दिख गया, लेकिन ध्रुव की हिम्मत नहीं हो रही थी और आगे जाकर बात करने की।
इतने में संजय सिंह ने ध्रुव को देखा और उसके पास आते हुए गुस्से से बोला, अब यहाँ क्यों आए हो, चले जाओ यहाँ से। फिर ध्रुव कहता है, उस दिन के लिए माफ़ कर दीजिए, मेरी मजबूरी थी उस दिन। संजय सिंह अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहता है, तूने एक लड़की के लिए काम छोड़ था ना, अब जा उसी लड़की के पास, मैंने तेरी जगह किसी और को रख लिया है और मैं यहाँ ज़्यादा लोगों को काम पर नहीं रख सकता। ध्रुव निराश होता है और बोलता है, अगर आप मुझे काम पर नहीं रख सकते तो मेरा हिसाब कर दीजिए। इस बात पर संजय सिंह ध्रुव को घूर कर देखता है और कहता है, क्या तेरा हिसाब, तू उस दिन जो काम छोड़कर गया था ना, उससे मेरा कितना नुकसान हुआ तुझे पता भी है। मैं लोगों तक उसके ऑर्डर टाइम से नहीं दे सका, जिससे कुछ लोग तो गुस्से में ये बोलते हुए चले गए कि अब हम यहाँ वापस नहीं आएंगे। फिर ध्रुव कहता है, मुझे उसके लिए माफ़ कर देना, मैं आगे आपका सारा नुकसान चुका दूंगा, अभी मेरे पास खाने के भी पैसे नहीं है, आपको मेरी हालत का पता है, और जिस लड़की के लिए मैंने काम को छोड़ था उसने भी मुझे छोड़ दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कॉलेज पूरा होने पर एक अच्छी नौकरी करके आपका नुकसान पूरा कर दूंगा। ये सुनकर संजय सिंह का गुस्सा कम हुआ और वो सोचने लगा। फिर कुछ सोचकर संजय सिंह कहता है, देखो ध्रुव, मैं तुमको काम पर तो नहीं रख सकता, लेकिन तूने जो काम किया था उसके पैसे दे सकता हूँ, तुम अच्छे लड़के हो, आगे से इस बात का ध्यान रखना। ये बोलकर संजय सिंह ध्रुव को 4000 रुपये देते हैं और कहते हैं, इससे ज़्यादा मैं तुमको नहीं दे सकता। ध्रुव कुछ नहीं बोलता और पैसे ले लेता है और जाते टाइम संजय सिंह को थैंक्स बोलकर वहां से चला जाता है। बाहर चलते हुए ध्रुव सोचने लगा, इतने पैसे से मैं वहां तक जा तो सकता हूँ, लेकिन कुछ और पैसे हो तो अच्छा होगा रास्ते के लिए। ये सोचकर ध्रुव अपने कमरे पर आ जाता है। वो देखता है कि वो तीनों वहीं पर है। ध्रुव उनको कहता है, क्या तुम सब मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो, मैं बाद में दे दूंगा, मुझे कहीं जाना है। फिर तुषार कहता है, कहा वो इनाम के पैसे लेने के लिए। इस बात पर ध्रुव मना कर देता है और फिर से पूछता है, क्या तुम दे सकते हो या नहीं। कहा, जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ वो मैं तुमको अभी नहीं बता सकता। इतने में सोनू आगे आता है और ध्रुव को 1000 रुपये देते हैं। ये देखकर प्रीत फिर तुषार भी ध्रुव को 1000 रुपये देते हैं। वो पैसे लेकर उनको बाय कहता है और बाहर चला जाता है। 60 गोइंग बैक। ध्रुव अपने पापा के पास जाकर उनको समझाने की सोच लेता है। ध्रुव उनके पास जाने के लिए कुछ पैसे इकट्ठे करता है, कुछ पैसे संजय सिंह उस देते हैं और कुछ उसके दोस्त देते हैं। कैल्की द ध्रुव स्टोरी में अब आगे। ध्रुव पैसे बचाने के लिए ट्रेन से जाने की सोचता है। वो मुंबई के लिए टिकट लेता है, वह उनकी कंपनी का हेड ऑफिस था, वहीं से वो अपने पापा से मिल सकता था। जहां ध्रुव ट्रेन में था वहीं एक बड़ी कांच की बिल्डिंग में रणदीप नैंडर खड़ा है। उसके पास राज आता है और बोलता है, सर, ध्रुव बाबा ने इनाम के पैसे लेने से मना कर दिया है। ये सुनकर रणदीप नैंडर अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलता है, क्या करूं मैं इस लड़के का, इसकी माँ तो चली गई, इसको मेरे लिए छोड़ गई और यहाँ की इसकी नफरत कम ही नहीं होती। ऐसी बात नहीं है, जिस दिन ध्रुव बाबा आपको माफ़ कर देंगे यहाँ वापस आ जाएंगे और अपना बिजनेस संभाल लगे, राज बोलता है। फिर राज कुछ देर और ध्रुव के पापा को समझाता है कि सब ठीक हो जाएगा। तब रणदीप नैंडर कहते हैं, चलो बाद में उससे बात करने की कोशिश करता हूँ। फिर राज रणदीप नैंडर को बताता है कि आज उसकी एक मीटिंग है। ये सुनकर रणदीप नैंडर उसको बताता है कि मुझे पता है आज मेरी मीटिंग है और वो कितनी ज़रूरी है, ये तुम भी जानते हो, मैंने सारा काम कर लिया है मेरी तरफ से, बाकी अच्छा ही होगा। जहां ये सब चल रहा था वहीं ध्रुव भी एक लंबे सफ़र के बाद मुंबई आ जाता है। वो वहां से बाहर आते ही टैक्सी लेता है और उसको कहता है, ओबरॉय कंपनी की तरफ चलो। जब ध्रुव ओबरॉय का नाम लेता है तो टैक्सी वाला पहले ध्रुव को घूर कर देखता है। ध्रुव ने वही पुरानी शर्ट और उसके साथ एक जीन्स पहनी थी। उसको देखने से ऐसा लग रहा था कि उसके कपड़ों को पहनते हुए काफ़ी साल हो गए हैं। फिर टैक्सी वाला चलने लगता है। टैक्सी वाला पूछता है, कहाँ से आए हो। ध्रुव उसको बताता है कि वो दिल्ली से यहाँ आया है। टैक्सी वाला फिर से पूछता है, तुम्हें ओबरॉयज की कंपनी में क्या काम है। ध्रुव पहले तो टैक्सी वाले को देखता है, फिर कहता है, हाँ कुछ काम, तुम चलो। उसके बाद टैक्सी वाला कुछ नहीं बोलता और लगभग आधे घंटे में ध्रुव कंपनी के सामने आ जाता है। ध्रुव टैक्सी से उतरता है और टैक्सी वाले से पूछता है, कितना हुआ। टैक्सी वाला अपने मीटर में देखता है और बोलता है, 450 हुआ है। एक बार के लिए ध्रुव हैरान हो जाता है कि इतने पैसे ट्रेन से आते हुए भी उसके 2000 से ज़्यादा लग गए, और अब भी। फिर ध्रुव एक लंबी सांस लेता है और उसको पैसे दे देता है। उसके बाद टैक्सी वाला वहाँ से चला जाता है। ध्रुव अब बिल्डिंग को देखता है, वो काफ़ी बड़ी बिल्डिंग थी। फिर ध्रुव अंदर की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो जा रहा होता है इतने में एक डंडा उसके सामने आता है। ध्रुव देखता है तो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड होता है। वो बोलता है, कहाँ अंदर चले जा रहे हो। ध्रुव कहता है, मुझे रणदीप नैंडर से मिलना है। इस बात पर वो सिक्योरिटी गार्ड हंसता है और बोलता है, अगर ऐसे ही बॉस सबसे मिलने लगे तो कंपनी बंद हो जाएगी, क्या काम है मुझे बताओ। देखो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे वापस भी जाना है, मैं काफ़ी दूर से आया हूँ और मैं उनसे मिलने का कारण नहीं बता सकता, ध्रुव कहता है। इस बात पर सिक्योरिटी गार्ड कहता है, अगर तुम नहीं बता सकते तो मैं भी तुम्हें अंदर नहीं भेज सकता। ध्रुव का दिमाग खराब होने लगता है और ध्रुव उस गार्ड से कहता है, देखो मैं तुम्हें प्यार से बोल रहा हूँ, मुझे अंदर जाने दो, नहीं अच्छा नहीं होगा।
ये सुनकर वो सिक्योरिटी गार्ड अपने हाथ में पकड़े हुए रेडियो माइक में कहता है जल्दी गेट पर आओ। फिर वहां तुरंत ही 2 और सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं। एक गार्ड पूछता है क्या हुआ। पहले वाला बोलता है ये लड़का कब से अंदर जाने के लिए बोल रहा है और जब मैंने मना किया तो बोलता है जाने दे वरना अच्छा नहीं होगा। फिर दूसरा गार्ड कहता है क्यों रे, अंदर क्या रखा है तेरे लिए जो तो अंदर जाने की बात कर रहा है। ध्रुव कहता है मुझे रणदीप नैंडर से कुछ काम है। ये सुनकर वो तीनों सिक्योरिटी गार्ड वाले हंसने लगते हैं। उनको हंसता देख ध्रुव का भी दिमाग खराब होने लगता है। इतने में तीसरा गार्ड कहता है तेरी हालत देख, तुझे वो यहाँ नौकर ना रखे और तू सीधा रणदीप नैंडर बॉस से मिलना चाहता है। आज तक हम नहीं मिले उनसे तो तू कैसे मिल लेगा। ये बोलकर फिर से वे तीनों हंसने लगते हैं। ध्रुव उनको समझाने की कोशिश करता है कि वो कितनी दूर से बस उनसे मिलने आया है, लेकिन गार्ड उसकी एक बात नहीं मानते और वे ध्रुव को बोलते हैं यहाँ काफ़ी लोग आते हैं दूर दूर से, पर तेरे जैसे आज तक कोई नहीं आया जिको क्या काम है ये तक पता नहीं और सीधा बॉस से मिलना है। ध्रुव कहता है तुम सबकी प्रॉब्लम क्या है, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ, मैं 1 मिनट में तुमको काम से निकल सकता हूँ। फिर दूसरा गार्ड बोला कौन है तू, ज़रा हमें भी बता। ये बोलकर फिर से तीनों गार्ड ध्रुव का मजाक उड़ने लगे। ध्रुव चाहता तो उनको बता देता कि वो रणदीप नैंडर का बेटा है और यहाँ का होने वाला मालिक, लेकिन वो रुक गया क्योंकि उसने अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए थे। वो अपने पापा से ना कुछ लेने वाला था और ना उनको देखने वाला था, लेकिन मजबूरी में उसको वहाँ आना पड़ा। फिर ध्रुव काफ़ी देर उनको अंदर जाने के लिए बोलता है लेकिन वो नहीं सुनते। फिर एक कहता है यहाँ से चला जा वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, हमारे पास और भी कई काम है। ध्रुव एक बार बिल्डिंग को देखता है और वापस जाने लगता है। जब गार्ड के बोलने पर ध्रुव जाने लगा तो पीछे से गार्ड हंसने लगे। ध्रुव ने सोचा ऐसे मैं नहीं जा सकता, अब मैं चला गया तो मैं इतनी दूर वापस नहीं आ सकूंगा, मुझे एक बार तो उनसे बात करनी है। ये सोचकर ध्रुव रुक गया और गार्ड को देखने लगा। पीछे से गार्ड उसको जाने का इशारा कर रहे थे, लेकिन इस बार ध्रुव आगे नहीं गया और वापस गार्ड की तरफ जाने लगा। पहले सिक्योरिटी गार्ड ने बोला लगता है ये पागल है, इसको सबक सिखाना पड़ेगा। दूसरे ने कहा हाँ आने दे पास में। फिर तीनों गार्ड ने डंडा उठा लिए। वे सोच रहे थे कि जैसे ही ध्रुव पास में आएगा वो उसको डंडा मारकर भेज देंगे। जब ध्रुव आगे रहा था तो उसने देख लिया था कि सिक्योरिटी गार्ड डंडे को हाथ में कसकर पकड़ लिए है। वो पास गया तो इस बार सब उस पर हमला कर देंगे। ध्रुव ने कुछ सोचा और सिक्योरिटी गार्ड से थोड़ी दूरी पर खड़ा हो गया और फिर से बोला देखो मुझे अंदर जाने दो। इस बार गार्ड कुछ नहीं बोले और डंडे को घुमाते हुए ध्रुव की तरफ आने लगे और एक गार्ड ने अपना डंडा ध्रुव को मार दिया। फिर दूसरे और तीसरे ने भी ऐसे ही किया। ध्रुव को सर से खून आने लगा था डंडा लगने के कारण। जैसे ही ध्रुव वापस उन गार्ड पर हमला करने वाला था तो इतने में अंदर से आवाज़ आई रुक जाओ। ये आवाज़ सुनकर सिक्योरिटी गार्ड रुक गए और पीछे देखने लगे। ध्रुव को सर में चोट लगने के कारण वो नीचे देख रहा था और अपने हाथ से सर से निकल रहे खून को रोक रहा था। ध्रुव ने उस आदमी की आवाज़ तो सुन ली थी लेकिन वो देख नहीं सका कि कौन आया है। ध्रुव सोच रहा था वो यहाँ आया ही क्यों। वो तीनों गार्ड उस आदमी के पास गए और पहला गार्ड बोला सर ये कोई पागल है, बोल रहा है इसको रणदीप नैंडर बॉस से मिलना है, हमने इसको काफ़ी बार जाने को बोला। फिर दूसरा गार्ड आगे बोलता है और सर इतना ही नहीं, जब हमने इससे पूछा कि क्यों मिलना है तो ये गुस्से में कहता है वो मैं तुमको नहीं बता सकता, तुम बस मुझे अंदर जाने दो। जब 2 गार्ड बोल रहे थे तो तीसरे ने देखा कि वो आदमी सबकी बात ध्यान से सुन रहा है। फिर तीसरा गार्ड मन में बोला इस मारूं मैं और इसका इनाम तुम ले लो। फिर तीसरा गार्ड भी बोलने लगा सर आगे मैं बताता हूँ, जब ये पागल लड़का नहीं माना तो हमने इसको थोड़ा सा मारा, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है सर, ये रोज का काम है हमारा, आप अंदर जाकर अपना काम करिए। वो आदमी इस बात पर कुछ नहीं बोला और ध्रुव की तरफ जाने लगा। ध्रुव ने चेहरे पर हाथ लगा रखा था और सर नीचे कर रखा था। उस आदमी ने जब ध्यान से देखा कि वो लड़का कौन है तो उसके होश उड़ गए। वो जोर से बोला ध्रुव बाबा। ये बोलकर वो आदमी ध्रुव के पास चला गया और जब ध्रुव ने देख कि कौन है तो ध्रुव बोला राज अंकल। इस बात ध्रुव चुप हो गया और जब राज ने देखा कि गार्ड के मरने से ध्रुव के सर से खून निकल रहा है तो वो गुस्से में मुड़ा और एक गार्ड का डंडा लेकर उनको ही मरने लगा। पहला गार्ड बोला सर हमें क्यों मार रहे हैं। दूसरा बोला हमने क्या किया है सर। फिर तीसरा भी बता तो दीजिए सर क्यों मार रहे हैं। जब राज उनको मरता मरता थक गया तो वो रुका और हाफते हुए बोला ये लड़का कोई पागल नहीं है, ये इस कंपनी का मालिक है, ये रणदीप नैंडर का इकलौता बेटा है। ये सुनते ही उन गार्ड के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई और तीनों राज के पैरों में पड़ गए और माफ़ी मांगने लगे। पहला गार्ड रोते हुए बोला सर हमें नहीं पता था ये कौन है। दूसरा गार्ड हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। फिर तीसरा हमने माफ़ कर दीजिए सर, इसने बोला था कि ये कोई पागल है इसको मारो। फिर दूसरा गार्ड सर ये झूठे बोल रहा है, ये इन दोनों ने बोला था। फिर पहला नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया, ये दोनों अपनी गलती मुझे पर डाल रहे हैं। फिर कुछ देर ऐसे ही तीनों एक दूसरे पर आरोप लगने लगे। ये सब वहाँ से जा रहे कंपनी के लोग और बाहर के लोग भी रुक कर उन गार्ड को देखने लगे। जब राज ने देखा कि वहां भीड़ होने लगी है तो वो बोला मैं तुम तीनों को अभी के अभी काम से निकल रहा हूं, कल से मत आना, आगे दिखे तो पुलिस में दे दूंगा। ये बोलकर राज ध्रुव के पास गया और उसको लेकर अंदर चला गया। बाहर बैठे गार्ड जोर जोर से बोल रहे थे हमें माफ़ कर दीजिए सर। राज अंदर जाते हुए दूसरे गार्ड से बोला 1 मिनट के बाद ये मुझे दिखे तो तुम नहीं दिखोगे। राज के इतना बोलते ही वहां के बाकी गार्ड ने उन तीनों को बाहर निकाल दिया। राज एक कमरे में जाते हुए एक आदमी से बोला जल्दी से एक डॉक्टर को यहाँ भेजो।
जब राज ध्रुव को अंदर लेकर जा रहा था तो ध्रुव बोला, धीरे से बोला, पापा कहाँ है, मुझे उनसे बात करनी है। फिर राज ने कहा, तुम्हारे पापा की एक ज़रूरी मीटिंग थी तो वो उसमें है, मैं एक बार तुमको कमरे में छोड़ दूँ तो उन तक ये बात भेजवा दूंगा कि तुम आए हो। फिर राज ध्रुव को एक कमरे में ले आया। वो काफ़ी बड़ा कमरा था। उनके पीछे ही डॉक्टर भी आ गया, जो आते ही वीर के घाव को देखने लगा। क्या ध्रुव अपने पापा से मिल पाएगा अब? क्या जब उसके पिता को पता चलेगा कि ध्रुव आया है तो क्या वो अपनी ज़रूरी मीटिंग छोड़कर आएंगे? आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ ज्वाइन द माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इन डिस्क्रिप्शन।